चलें सर। अब देखो गाइस, सबसे पहले हमें आज ये सीखना है कि हमारी जो रैक है नीचे डाउनस्टेयर्स, राइट, उसका आर्किटेक्चर किस तरीके का है। हम लोगों ने नीचे रैक लगा रखी है, देखी है आप लोगों ने, जब आप आए होंगे तो आपको दिखाई गई होंगी, राइट। तो उसका एक्सेस लेने के लिए कोई आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपके बस सिस्टम में वायरलेस करके एक एक्सेस पॉइंट आएगा, ये एनबी रैक एक्सेस करके, ठीक है ना। इसको आपको कनेक्ट हो जाना है, ये SSID है, राइट। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया। अब इसमें कुछ ना IP एड्रेस दे रखे हैं, रैक के ऊपर IP एड्रेस लिखे हुए हैं, राइट। तो कभी भी आपको रैक एक्सेस करनी है तो IP एड्रेस देख के करनी है, राइट। तो सबसे पहले तो देखो वो IP एड्रेस जो रैक की है वो रीचेबल होनी चाहिए। तो मैं अभी ऑन करके आया हूँ, हैं तो देखो ये रिप्लाई आना चाहिए उस रैक से आपको। जब आप ऑन करोगे ना और SSID से कनेक्ट हो जाओगे तो ये रिप्लाई आना चाहिए आपको। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो नीचे एक लैब असिस्टेंट बैठते हैं, उनका नाम है अमित, उनको बता देना, ठीक है। हैं? हाँ, वो पासवर्ड आपको बनवाना पड़ेगा अमित से, ठीक है। आप अपना आई कार्ड जो मिलेगा ना इनबी से, वो अमित को दे देना, वो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड बना के अगले दिन दे देगा, ठीक है। तो फिर आप उसका एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब उसके बाद आपको देखो एक चीज़ होनी चाहिए आपके लैपटॉप में, पुट्टी सॉफ्टवेयर, राइट। यहाँ कहीं ना कहीं तो होगा। इस पुट्टी में यहाँ पे ये होस्ट IP एड्रेस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको उस रैक का IP एड्रेस डालना है, राइट। और ये पोर्ट नंबर टेलनेट का होता है 23, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बस ये एंटर करा और ये आ गया आपका रैक ओपन होके, ये एक्सेस सर्वर ओपन होके आया, ठीक है ना। रैक में डायरेक्टली आप कैसे जाओगे, एक्सेस सर्वर को मैंने हिट करा, ये जो IP एड्रेस है ये एक्सेस सर्वर की है। एक्सेस सर्वर से सारे लोग जो है वो कनेक्टेड है कंसोल केबल के थ्रू, ठीक है। अब उसमें क्या क्या डिवाइस हैं ये सुन लीजिए। देखिए उसमें 4 तो राउटर्स हैं और 4 स्विचेस हैं रैक के अंदर। स्विचेस जो हैं वो 2 सीरीज़ के हैं, 3500 और 3700, इन दोनों सीरीज़ के स्विचेस हैं। राउटर जो है वो 1841 का होगा। तो 3500 की सीरीज़ के अंदर 3550 आता है। 3550 कोई सीरीज़ नहीं है, वो मॉडल का नंबर है, ठीक है। सीरीज़ 3500। हाँ अब देखिए गाइज, ये राउटर एक्सेस देगा आपको जब आप चाहोगे, लेकिन एक्सेस मिलेगा कैसे, यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड अपना बनवा लीजिएगा। नीचे अमित बैठता है, अमित नहीं होगा तो सुखबीर होगा, और दोनों में से कोई ना मिले लैब के अंदर तो आप यहाँ चले जाइएगा रिसेप्शन पे, ठीक है। रिसेप्शन पे वो आपको हेल्प कर देंगे कि कहाँ पे है, वो कॉल करके उसे बुला देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो इनएक्टिव हो गया, इसको दोबारा एक्सेस करते हैं। मुझे खुद भी याद नहीं रहा इसका पासवर्ड, तो देखिए रुकिए। जो ये SSID हमने ली थी, ठीक है ना, NB रैक एक्सेस, इसमें सिर्फ एंटर होना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इसमें एंटर हो जाओगे आपको यहाँ पे अपनी IP एड्रेस को पिंग करना है, राइट। पुट्टी ओपन करोगे आपको एक्सेस मिल जाएगा, करेक्ट। जो रैक का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि इसमें 4 स्विचेस हैं, 4 स्विचेस हैं इसमें इस तरीके से।
देखिए इस तरीके से ये स्विच 1, ये स्विच 2, ये स्विच 3 और ये स्विच 4, ये आपस में ऐसे। देखिए सर, ये कोई डायग्राम समझ में आया? ठीक है, ये हमारे स्विच का डायग्राम है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि हर स्विच के अंदर जो पोर्ट नंबर यूज है फॉर स्विच टू स्विच कनेक्शन, स्विच से स्विच के कनेक्शन में, वो है 19 से 24, ठीक है। हर स्विच के अंदर 19 से 24 स्विच जो है नंबर, वो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है, 19 से लेके 24 हर स्विच का यही डायग्राम है एग्जैक्टली, हर रैक का यही डायग्राम है। स्विच नंबर 1 2 3 4 ऐसे कनेक्टेड हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि स्विच 1 2 जो है वो 19 20 से होगा, 23 24 से होगा, इस तरीके से क्लब करके रखते हैं, राइट। उसके बाद जो राउटर्स इसमें कनेक्टेड हैं, ये बना लिया आप लोगों ने। उसके बाद जो राउटर्स इसमें कनेक्टेड हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, R1 R2 R3 R4। सारे राउटर जो हैं वो स्विच 1 और स्विच 2 से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर इन्हें आपस में भी कम्युनिकेट करना है तो वेया स्विच ही कम्युनिकेट होगा, ठीक है। कैसे? इस तरीके से देखिए, हर डिवाइस राउटर का F0/0 is connected to switch 1। इस तरीके से इनका डायग्राम, ठीक है। हर राउटर का F0/0 is connected to switch 1, ठीक है। और हर राउटर का F0/1 is connected to switch 2। ठीक है सर। अब मानो अगर आपको, देखो आप CCNA पढ़े हुए लोग, राइट, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे राउटर 1 से राउटर 2 का कनेक्शन चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के अंदर सारी चीज़ें VLAN 1 के अंदर होती हैं, है ना। बट मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि R1 इज कनेक्टेड टू R2। बाय डिफ़ॉल्ट सब VLAN 1 में होंगे, सारे कम्युनिकेशन हो जाएंगे, बट मेरा डायग्राम सिर्फ इतना सही है, इसके अलावा मेरा कोई डायग्राम ही नहीं है। अब मुझे ये डायग्राम रैक पे रेप्लिकेट करना है, वो कैसे करूँगा मैं? देखो क्या करूँगा, देखो स्विच तो है ही बीच में, ये फिजिकल टोपोलॉजी इस तरीके से है। मैं क्या करूँगा, इस वाले इंटरफेस को, जो ये इंटरफेस है और ये वाला इंटरफेस है, इसको एक VLAN में डाल दूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट और किसी पोर्ट को इस VLAN में नहीं डालूंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट राउटर 1 ही राउटर 2 से कम्युनिकेट कर पाएगा, बाकी कोई कम्युनिकेट, समझ आया। अब अगर मुझे कराना है राउटर 2 को राउटर 3 से भी कम्युनिकेट, जैसे अब मेरी टोपोलॉजी बड़ी हो गई है ना, अब मेरी टोपोलॉजी ऐसी हो गई कि इसमें R3 भी आ गया, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंटरफेस F0/1 को, ये वाला इंटरफेस को और ये वाले इंटरफेस को एक VLAN में डाल दूंगा। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर मुझे कम्युनिकेट कराना होगा तो मैं इस, जैसे ये पूरा केबल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए इसको एज अ सिंगल केबल ट्रीट करा दूंगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर इस तरीके से इसको यहाँ से यहाँ तक। और फिर मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि सर मुझे तो R4 भी जोड़ के दो,
इस तरीके से। तो क्या आप जोड़ सकते हैं? कैसे? जैसे ये वाला इंटरफेस है ना, अब ये वाला इंटरफेस पकड़ के आप कहाँ जा सकते हैं? समझ में आया? तो इस तरीके से रैक पे जो है वो हम टोपोलॉजी बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाली टोपोलॉजी देखिए, स्विच वाली। अगर मैं स्विच आपको एक डायग्राम दूं रेप्लिकेट करने के लिए, ये एक स्विच है और ये स्विच 2 है, सिर्फ इतना सा डायग्राम दे दूं कि आपको सिर्फ रैक में ये दोनों डिवाइस होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है आप जाएंगे रैक को खोलना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं करोगे। हम क्या करेंगे, रैक के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि स्विच 1 और स्विच 2 आपस में कनेक्टेड कौन से पोर्ट से हैं, राइट, और बाकी सारे इंटरफेसेस को इन दोनों के अंदर क्या कर देंगे, शट कर देंगे। अब देखो अगर मैंने बाकी सारे इंटरफेसेस को शट कर दिया तो मेरा डायग्राम बिल्कुल जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसा बन गया या नहीं बन गया। इसी तरीके से हम रैक में टोपोलॉजी बनाते हैं। समझ में आया? अब देखो एक टोपोलॉजी, बड़ी टोपोलॉजी बना के दिखा देता हूँ आपको। 2 स्विचेज हैं और ये 2 राउटर हो गए, R1 एंड R2। ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है, करेक्ट। आपको ये डायग्राम रैक के अंदर क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो स्विच 1 के ऊपर क्या R1 कनेक्टेड है ना, स्विच 2 के ऊपर R2 कनेक्टेड है ना। तो R1 का अगर मैं ये वाला इंटरफेस शट कर दूं, है ना, और R2 का ये वाला इंटरफेस शट कर दूं और बाकी ऊपर जाऊं और ऊपर जाके ये सारे इंटरफेस शट कर दूं, ये वाले और ये वाले, तो बन गई मेरी डायग्राम बिल्कुल वैसे ही। समझ में आया? तो इसी तरीके से हम रैक में अपनी टोपोलॉजी को बनाते हैं। कोई दिक्कत सर? अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको कैसे पता लगेगा कि देखो ये तो मुझे याद है कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे गया है, राइट, लेकिन आपको अगर मैं एज अ नेटिव रैक को दे दूं कि भाई ये तुम्हारी रैक है, इस पर काम करो, उस पर टोपोलॉजी बना के दिखाओ, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि रैक में कौन सा पोर्ट कहाँ जा रहा है? हाँ, देखो 2 टेक्नोलॉजीज हैं इसके अंदर हेल्प करने के लिए, जो हमारे इंट्रोडक्शन टॉपिक में पहला टॉपिक है, क्या, CDP और LLDP। ठीक है सर। जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया कि F0/0 ऑफ राउटर इज कनेक्टेड टू स्विच 1, है ना, लेकिन अगर मैं आपको ये अपने आप करने को दे दूं तो आपकी हेल्प करने के लिए सिर्फ 2 प्रोटोकॉल्स हैं। कौन कौन से? CDP और LLDP। ये आपको देखो रियल लाइफ एनवायरनमेंट में कहाँ पे काम आएगा। रियल लाइफ एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल आप कहीं नेटवर्क एडमिन गए, राइट, और पुराना वाला बंदा अब्रप्टली छोड़ के चला गया कंपनी। अब किसी को वहाँ पे ये नहीं पता कि उनके ऑफिस में डायग्राम टोपोलॉजिकल किस तरीके का है। उन्होंने आपको हायर किया कि भाई आओ और देखो किस तरीके से मेरा डायग्राम है, किस तरीके से क्या काम चल रहा है, राइट। अब आप एज ए नेटवर्क एडमिन वहाँ पे गए, राइट, अगर आपको यही नहीं पता कि उनकी टोपोलॉजी कैसे है तो आप उसको ठीक कैसे करोगे? तो आपका सबसे पहले टास्क क्या होना चाहिए, आपको वहाँ पे बैठ के टोपोलॉजी बनानी है अपनी। ठीक है, अब आप टोपोलॉजी कैसे बनाओगे? वो बंदा तो छोड़ के चला गया, आपके सामने कुछ तार जा रहे हैं, आप क्या हर तार पे बैठ के गिनोगे कौन सा तार कहाँ जा रहा है? नहीं, हम यूज़ करेंगे इन 2 टेक्नोलॉजीज़ का। देखो अगर मेरे सारा सिस्को एनवायरनमेंट है, देखो जो लोग बाहर की कंपनीज में काम करते हैं, जिनके अब्रॉड के क्लाइंट्स होते हैं, उनके यहाँ पे एक फैसिलिटी होती है कि वो लोग ऑल सिस्को डिवाइस खरीद लेते हैं। ऑल सिस्को बोले तो मतलब सारे स्विचेस सिस्को के, सारे राउटर सिस्को के। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है कि हमारे यहाँ मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट में काम होता है। हमारे यहाँ चलिए यार स्विच महंगे खरीद लिए, राउटर सस्ते खरीद लो, है ना, तो वहाँ पे मल्टी वेंडर टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे HP के स्विच लिया है, D-Link के स्विच लिया है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट में LLDP चलाते हैं। LLDP इज ओपन स्टैंडर्ड वेयर CDP इज सिस्को प्रोप्राइटरी। अगर ऑल सिस्को एनवायरनमेंट है तो आप CDP चलाओगे, अगर ओपन स्टैंडर्ड है, मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट है तो आप LLDP चलाओगे। ठीक है सर।
है ना। LLDP का IEEE, देखो इंडस्ट्री में जब आप जाओगे, जहाँ पे अच्छे जगह आप कहीं जाओगे जैसे सिस्को में या जूनिपर वगैरह में, तो वो आपसे LLDP नहीं कहेंगे, वो आपसे कहेंगे 802.1AB समझा दो। अब आपको तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है ना। तो वो आपसे देखो जैसे .1Q है, तो वो IEEE 802.1Q के बारे में बात करते हैं, आप कह रहे हैं ये कह क्या रहा है। तो देखो कहीं भी आप जाओगे अच्छी जगह काम करने के लिए, तो दे डोंट फॉलो द वर्ड्स, दे विल से टू यू दैट माई डिवाइस फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ IEEE 802.1AB। अब आपको यही नहीं पता होगा कि .1AB है क्या, देन व्हाट यू विल डू। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ अबे यार रैक वैक का देखो क्या दिक्कत आ रही है। देखिए सर, ये हम गए एक्सेस सर्वर में, यहाँ पे एक कमांड चलती है शो होस्ट। तो देखो शो होस्ट में ये सारे डिवाइसेस आपके कनेक्शन ये बता देगा। ये है एक्सेस सर्वर, राइट। ये क्या है जिसमें मैं अभी एंटर करा है, ये है एक्सेस सर्वर, राइट। एक्सेस सर्वर में एक कमांड चलती है सबसे पहले शो होस्ट। आपको एक्सेस सर्वर में जितने होस्ट दिखाई देंगे उतने ही डिवाइसेस आप एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। उतने ही डिवाइसेस आप क्या ले सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्विच 1 का एक्सेस लेना है, किसका, स्विच 1 का। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, स्विच 1 लिखा मैंने, स्विच 1, और ये क्या कह रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज बाय द रिमोट होस्ट, सो क्लियर लाइन। ये जो लास्ट के 2 नंबर है ना, ये इसका लाइन नंबर होता है। क्लियर लाइन एंटर करा, कोई तो एक्सेस दे दो, आ गया। एक मिनट, ये देखो स्विच 1 ओपन हो गया आ गया आपका, ठीक है। मैंने सिर्फ लिखा क्या था, स्विच 1, एंटर मारा, वो लाइन क्लियर करी। लाइन क्लियर करने के बाद ये अनेबल मोड में आ गया। देखो कई बार क्या होता है कि कोई बंदा एक्सेस ले रहा होता है, उसको हटा दिया, अब नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, बाकी रैग नहीं चली तो मैंने हटा दिया, जो भी होगा देखेगा बाद में अपना, ठीक है। देखो ये लाइन नंबर्स होते हैं। देखो जब मैंने शो होस्ट कमांड डाली थी ना यहाँ पे, तो ये एक मिनट देखिए यहाँ पे 36 37 ये लिखा है ना, तो ये एक्सेस सर्वर से जो लाइन नंबर जा रही है तुम्हारे कंसोल के अंदर, वो ये लाइन नंबर है, ठीक है। तो ये एक्सेस नहीं हो रहा था, तो अगर एक्सेस ना हो, अगर इस तरीके का वो कनेक्शन रिफ्यूज बाय द रिमोट होस्ट डाले, तो आप क्लियर लाइन 37 लिखेंगे, 2 बार एंटर मारेंगे, ठीक है। 2 बार एंटर मारने के बाद आप डिवाइस के अंदर आ जाएंगे। फिर दोबारा लिखो स्विच 1, एंटर मारो 2 बार, एक्सेस आ जाएगा, ठीक है सर। अगर एक्सेस ना आ रहा हो, वरना तो वो डायरेक्टली ओपन करके दे देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ना आ रहा हो तो 3-4 बार इसे मारो, उसका लाइन काटो अपने जो, ठीक है सर। अब देखो अनेबल करके एक कमांड चलती है। देखो अगर CDP नहीं चल रहा हो, या चेक करना है कि मेरे डिवाइस के अंदर अभी मुझे CDP देखना है, राइट। अब मुझे ये देखना है कि CDP चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो एक कमांड होती है शो CDP नेबर्स। देखें कोई यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, सारे पोर्ट शट होंगे इसके, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। शो IP इंटरफेस, देखिए 19 से 24 सब लोगों ने शट मार रखे हैं इंटरफेसेस। ये कैसे पता लगा, देखो 19 से लेके 24 शट मार रखे हैं, नहीं मार रखे हैं, है ना। अब हमारा काम क्या है, इन सारों को उठा के बाय डिफ़ॉल्ट टोपोलॉजी पे लेके जाना। इंटरफेस F1/0/19-24 और कमांड से क्या चलेंगे, एक मिनट, रेंज और नो शट, ठीक है सर। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। अब देखिए डाउन आ रही है, बिकॉज मे बी अदर डिवाइस ने शट मार रखा हो इन्हें, ठीक है ना। हो सकता है अदर डिवाइस जो है वो भी शट पड़ा हो। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, देखो ये इस तरीके से
हो सकता है कि अदर डिवाइस ने हमें शट मार रखा हो। अब हम दूसरे डिवाइस का एक्सेस किस तरीके से लेंगे? देखो यहाँ पे गए, डबल क्लिक करा और यहाँ पे डुप्लीकेट सेशन दिखाई दे रहा है ना? इस पे क्लिक करा। अब मुझे करना क्या है, मुझे दूसरे डिवाइस के स्विच 2 का एक्सेस लेना है। तो मैंने डुप्लीकेट सेशन करके अब मैं स्विच 2 का एक्सेस लूँगा। ठीक है, पासवर्ड डाला, स्विच 2, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है रैक में। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपका डिवाइस शटडाउन मोड पे तो नहीं है। तो देखो मैंने आपसे कहा था वहाँ पे सीडीपी के मैसेजेस नहीं आ रहे थे, है ना? तो मैंने आपको बता दिया था वहाँ पे कि देखो हो सकता है सामने वाला डिवाइस शटडाउन में पड़ा हो। तो देखना है ना, स्विच टू शटडाउन मोड में। अब एक काम करेंगे क्या, देखो इसमें एक्सेस इनको ओपन कर देंगे सारे को। इंटरफेस रेंज लेंगे F1/0/19-24 और इसको करेंगे क्या, ठीक है सर। तो अब मान लो मुझे अगर स्विच 3 का एक्सेस लेना है तो मैं कैसे लूँगा? अब मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट सेशन पे गए, पासवर्ड डाला, स्विच 3 लिखा, ऑब्वियसली ये मना करेगा। ये आ गया स्विच 3 आपका। क्या इसमें भी शटडाउन पड़े होंगे? इसमें भी शटडाउन होंगे। कोई बंदा बिल्कुल ही साफ करके गया है। conft इंटरफेस रेंज F1/0/19-24 नो शट। 3 बहुत है बस, है ना? 3 में देख लेते हैं सीडीपी किस तरीके से काम कर रही है। अब वापस चलते हैं गाइस, कहाँ पे, स्विच 1 के ऊपर। हमें नहीं पता कि हमारी टोपोलॉजिकल डायग्राम किस तरीके से काम कर रहा है, चाहे रहने दे। शो सीडीपी नेबर। अब देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, देखो बड़ा करूं इसे, अब देखिए, अब क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा क्या बता रहा है, डिवाइस आईडी। होस्ट नेम याद है, देते थे तुम, होस्ट नेम याद है, सीसीएनए में होस्ट नेम दिया था। जो होस्ट नेम दोगे स्विच का वो आईडी के नाम पे यहाँ लिखा आ जाएगा। ठीक है, जो आपने होस्ट नेम दिया वो आईडी के नाम पे आ जाएगा। लोकल इंटरफेस मतलब आपका कौन सा इंटरफेस स्विच 2 से कनेक्टेड है, आपका कौन सा इंटरफेस, वो हाईलाइटेड दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपका इंटरफेस है F01/0/22 और 21। तो दोनों किससे कनेक्टेड है, स्विच 2 से। स्विच 2 के कौन से पोर्ट कनेक्टेड है सर, देखिए ये स्विच 2 के पोर्ट बता रहा है कि उधर के कौन से पोर्ट नंबर है, उधर का कौन सा नंबर है, 22 से कनेक्टेड बता रहा है, और 21 किससे कनेक्टेड बता रहा है, 21 से। अब देखो यहाँ पे डायग्राम पे वापस चलते हैं। जो डायग्राम बनाया था उसमें स्विच 1 स्विच 2 के कुछ केबल थे ना। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 21 से 21 कनेक्टेड है और 22 से, समझ आया? ठीक है सर। अब इसमें एक घड़ी आ रही है बनी हुई, दिखाई दी, होल्ड टाइम के नाम पे, है ना? ये टाइम होता है कीप अलाइव इंटरवल और होल्ड ऑन इंटरवल ऑफ सीडीपी। सीडीपी का कीप अलाइव और सीडीपी का होल्ड ऑन। कीप अलाइव आता है 60 सेकंड पे, होल्ड ऑन रहता है 180 सेकंड तक। अगर आप 180 सेकंड तक एक दूसरे को सीडीपी के मैसेजेस नहीं भेजेंगे तो मैं यहाँ पे आपकी डिटेल नहीं दिखाऊंगा। ठीक है सर। उसके बाद देखो कैपेबिलिटी तो समझ में आई गई होगी कि ये स्विच के बारे में बता रहा है, ठीक है ना? और आई इज IGMP वो छोड़ दिया जी आप। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्लेटफॉर्म?
स्विच का मेक एंड मॉडल। आपको लगता है कि वो सिर्फ स्विच का मेक एंड मॉडल ही बताता होगा सीडीपी के अंदर? नहीं। देखो, शो सीडीपी नेबर डिटेल, आपके iOS का वर्जन कौन सा चला रहे हो वो भी बता देगा। ये क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन फेच करी कि मेरे iOS का वर्जन कौन सा है, इवन वर्जन, मॉडल तो छोड़ो, मॉडल तो छोटी सी बात है, iOS का वर्जन कौन सा है वो भी उठा के इंफॉर्मेशन कहाँ लेके चला गया, नेबर के पास, है ना, ISP के पास। करेक्ट। अब आप एक बात याद ध्यान से सुनना, मेरी बहुत ध्यान से, है ना। आप एक ISP हो, आपने सिस्को का राउटर लगा रखा है ना, और एक बंदा आपके सामने वाले इंटरफेस पे है। आपके हो सकता है भाई एक जेन्युइन बंदा हो, एक कोई कंपनी हो सकता है हैकर हो, उसने कनेक्शन लिया हो, तो क्या उस ISP के वर्जन ऑफ iOS की इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्या आपको लगता होगा कि आप जब कभी भी कनेक्शन लेने जाते होंगे तो कोई ISP का बंदा आपको बताता होगा कि मैं कौन सा वर्जन ऑफ iOS चला रहा हूँ? क्यों नहीं बताता होगा? क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, iOS में बग्स होते हैं, है ना। आप उस बग्स को यूटिलाइज करके उसके अंदर जा सकते हो। तो अगर आप हैकर हो और आपको सारी टेक्निक आती है तो क्या आप ISP के राउटर के अंदर चले जाओगे या नहीं चले जाओगे? आपको सिर्फ वर्जन ऑफ iOS पता होना चाहिए, है ना। तो क्या CDP फिजिबल है? देखो, अगर तुम्हारा इंटरनल नेटवर्क है तो CDP फिजिबल है, लेकिन जब तुम ISP के साथ कनेक्शन करोगे तो क्या CDP फिजिबल है? नहीं है ना फिजिबल। तो उसके लिए हम लोग गाइस LLDP का यूज करते हैं। LLDP इज मोर सिक्योर देन CDP। समझ में आया? चलो अब बात करेंगे थोड़ी सी CDP की। अब देखिए इसकी इंफॉर्मेशन, देखो ये काम आएगी इंफॉर्मेशन बहुत, अभी नहीं आएगी लेकिन जब आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे तब काम आएगी। सबसे पहले तो ये वर्जन बता रहे हैं, चलो वर्जन तो हैकर के लिए हो गया, हमें तो वर्जन आता नहीं पढ़ना, है ना। हम कौन सा इसकी बिटर बाइट के अंदर जा रहे हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि CDP क्या कैरी कर रहा है। देखो, VTP एक चीज होती है, उसका डोमेन नेम कैरी करके ले जाता है, क्या, CDP। तो देखो दिखाई दे रहा है VTP का डोमेन नेम, है ना। एक तो ये रही इंफॉर्मेशन। दूसरी क्या है, नेटिव VLAN की इंफॉर्मेशन कैरी करके ले जाता है। और मैनेजमेंट एड्रेस, अगर तुम्हारा कोई, तुमने SVI बना रखी है, SVI पता है? ऐसे मत बोलो, तुम तो CCNA करके आए हो। देखो एक है, देखो एक, हाँ, लॉगिन करने के लिए एक हम इंटरफेस बना लेते हैं स्विच के अंदर, ताकि अगर टेलनेट वेलनेट करना हो, नहीं, एक वैसे स्विच के अंदर एक ऐसे इंटरफेस बना लेते हैं, उसके ऊपर IP दे देते हैं। तो अगर जैसे कहीं से एक्सेस नहीं आ रहा स्विच का, तो अगर ये कहीं से और से कनेक्टेड है स्विच, तो वहाँ से बैठ के उस IP को टेलनेट मार सकते हो। इस तरीके से समझो, मैनेजमेंट IP समझ लो एक तरीके से। तो वो एड्रेस भी यहाँ पे जा सकता है आपका CDP के अंदर। प्लस CDP कैन ऑल्सो कैरी योर राउटिंग इन्फॉर्मेशन। एक होती है ऑन डिमांड राउटिंग, ODR, वो यूज करता है CDP की कैपेबिलिटी को। CDP कैन ऑल्सो कैरी योर राउटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। अब गाइज देखो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं अपने ISP हूँ और मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने बंदे को दे दी, सामने वाले बंदे को जो हैकर है, तो मेरा तो बैंड बच जाएगा, है ना। तो इवन अगर आपका ISP सिस्को का डिवाइस चला रहा है, तो वो अपने डिवाइस पे CDP को बंद करके रखेगा। अपना जो उसका एज डिवाइस होगा ना, जो कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड होगा, उस पर CDP बंद मिलेगा आपको। वो CDP कभी इनेबल करके रखेगा ही नहीं। क्यों? कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, सामने वाले बंदे के पास। करेक्ट। अब देखो इसको चलाना और बंद करना किस तरीके से करते हैं। CDP रन, ये चलाने के लिए, अनेबल करने के लिए, राइट। नो CDP रन, ठीक है सर। ये चलाना और बंद करना है CDP का। अगर लोकल एनवायरनमेंट है, मतलब विद इन द कंपनी, तो CDP ऑन होनी चाहिए, और अगर आपका एज डिवाइस है तो CDP ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। अंडर द इंटरफेस जाके भी आप लोग ये खेल कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको सिर्फ कमांड दिखा रहा हूँ, नो CDP, ठीक है, ये कमांड ठीक है सर। अंडर द इंटरफेस, किसी एक इंटरफेस पे बंद करनी है। अब CDP के अंदर टाइमर्स होते हैं, है ना। CDP के अंदर 2 टाइमर होते हैं। देखो आप,
ये होल्ड टाइम दिखाई दे रहा है ना, ये 180 सेकंड होता है। ये धीरे 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 डिक्रीज होते चला जाता है। जैसे ही 60 सेकंड पे वो आया मैसेज तो ये फिर 180 चला जाता है। फिर ये धीरे धीरे जैसे स्टॉप वॉच चलती है ना आपकी, वो कम होती चली जाती है, राइट। फिर एक मैसेज आता है, फिर वो क्या हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। उसी तरीके से CDP भी काम करता है। CDP का होल्ड डाउन टाइम होता है 180 सेकेंड और तुम्हारा जो कीप अलाइव है वो 60 सेकेंड्स। तो अब उसको चेंज करके देख लेते हैं। चेंज क्यों करोगे? तुम्हारा डिवाइस की यूटिलाइजेशन हाई जा रही है, तुम चाहते हो कि इसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा स्पीड कम हो जाए, राइट। एटलीस्ट CDP के मैसेज जो 60 सेकंड पे आ रहे थे वो 120 सेकंड पे आए। मुझे नहीं चाहिए, 120 सेकंड पे चाहिए। इन्फॉर्मेशन एक बार आ गई, ठीक है ना, उसके बाद आप जो कीप अलाइव है उसे बढ़ा दो 120 सेकंड, तो अब 2 मिनट के बाद CDP कोई मैसेज भेजेगा। करेक्ट है, वैसे भी कोई डिपेंडेंसी तो है नहीं CDP के ऊपर। तो गाइज इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं उसको। CDP टाइमर्स लिखेंगे, टाइमर के बाद एक रेट एट विच द CDP पैकेट्स आर सेंट। समझ में आया? मतलब होल्ड ऑन टाइम, सॉरी कीप अलाइव। कीप अलाइव बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 60। मैं इसको चेंज कर देता हूँ 120। ठीक है सर। CDP होल्ड टाइम बाय डिफॉल्ट 180 सेकेंड, मैंने इसको कर दिया नहीं 255 तक जाता है। हाँ 255। ठीक है सर, ये 2 कमांड चली। एक तो होल्ड ऑन टाइम हो गया। नहीं ये सब हाँ यार मैंने यही देखी है 2-3 डिवाइस पे। तो मैंने 37 पे भी देखी, 29 पे भी देखी है। आप एक बार 45 पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, 2 टाइमर ये चेंज हो गए। इसकी थोड़ी सी और भी फीचर्स हैं। देखो एक ये रही एडवर्टाइज वर्जन 2। इसका मेन पर्पज आता है वॉइस में। किसमें? वॉइस में, जो आपके IP फोन्स होते हैं, राइट। जब आप IP फोन चलाओगे तो IP फोन्स को अपनी VLAN की इंफॉर्मेशन कैरी करानी पड़ती है कई बार, क्योंकि हम वॉइस VLAN सेपरेट बनाते हैं, राइट। तो IP फोन को अपनी VLAN के बारे में बताने के लिए क्या चाहिए आपको? CDP वर्जन 2। तो ये कमांड चलानी पड़ेगी। IP फोन के वॉइस ट्रैफिक को हम एक सेपरेट VLAN बनाते हैं, राइट। तो IP फोन को उनकी VLAN के बारे में कौन बताएगा? CDP। लेकिन CDP कौन सा? वर्जन 2। समझ आया सर? ग्लोबल। ठीक है। नहीं बाकी सारे काम तो करता ही है, बस ये अगर वॉइस VLAN का ट्रैफिक के बारे में बताना है तो वर्जन 2 चलाना कंपल्सरी है। ISP है तू, जैसे मैं ISP से कनेक्टेड हूँ, मैं नहीं चाहता ISP मेरे बारे में जाने, ISP नहीं चाहता वो मैं उसके बारे में जानूँ, तो हम एक इंटरफेस पे बंद कर देंगे। मेरा इंटरनली चलता रहेगा CDP, हाँ। लेकिन ISP से कम्युनिकेट नहीं होगा जी। जो एग्जिट इंटरफेस जिससे मैं ISP के साथ कनेक्टेड हूँ, भाई हो सकता है कोई ISP और मेरे बीच में पैकेट स्निप कर जाए, हो सकता है ना, हैकिंग हो जाती है। रिप्ले पता है ना, एंटी रिप्ले अटैक जो होता है ना, चेकसम जिसे रोकता है, राइट। बात करेंगे उसके बारे में कभी अगर टाइम मिला तो, ठीक है ना। तो एंटी रिप्ले अटैक को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए एज डिवाइसेस पे अपनी ये सारी चीज़ें बंद करके रखते हैं। तो ISP सिर्फ अपना मैसेज भेजेगा, हम अपने भेजेंगे, बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे किसी को। उसके बाद गाइस देखो ये CDP का TLV है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे TLV के अंदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, लेकिन ये कैपेबिलिटी एनहांस हो जाती है जब आप LLDP चलाओगे। क्या चलाओगे? LLDP। अब देखो CDP की तो सारी कमांड खत्म हो गई, अब हम बात करते हैं LLDP की, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। ये तो थी सिस्को की बात, राइट। ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी कैरी करानी है CDP के अंदर, ठीक है। CDP के अंदर इसके कितने हाथ पैर नहीं है, लेकिन LLDP में ये बहुत कुछ कर सकता है, राइट। तो देखो गाइस, अब हम LLDP चलाना चाहते हैं, तो LLDP चलाने के लिए कमांड है LLDP रन, राइट। उसी तरीके से सारे स्विचेस पे चलानी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब पे CDP अनेबल होता है।
LLDP बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं होता, इसको एनेबल करना पड़ता है। देखो गाइज, पहली एडवांटेज, इट इज मोर सिक्योर देन योर CDP। कैसे, वो दिखाता हूं मैं भी आपको। डू शो LLDP नेबर्स, ये इसकी वेरिफिकेशन की कमांड है। चल जा यार, ये सपोर्ट नहीं कर रहा इसको। आगे 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 देखिए सर, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्विच के बारे में कोई बात नहीं है, यहाँ ब्रिज के ट्रीट करेगा वो स्विच को। अगर बी लिखा आ रहा है तो इसका मतलब स्विच ही है, ब्रिज मत मानना उसे। अब ब्रिज नहीं होते हैं, पहले होते थे ब्रिज, राइट? तो वो स्विच को एज अ ब्रिज ही ट्रीट करेगा, राइट? होल्ड ऑन टाइम LLDP का होता है 120 सेकेंड, कीप अलाइव होता है 30 सेकेंड्स। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कीप अलाइव 30, होल्ड ऑन 120, करेक्ट? कमांड चलाने की क्या थी? LLDP रन। चेंज हो जाती हैं टाइमर्स, लेकिन एक अच्छी सी बात देखो इसमें, ये देख रहे हो LLDP रिसीव या LLDP ट्रांसमिट, ये है इसकी सिक्योरिटी की कमांड। मतलब जैसे आप वहाँ पे जाके LLDP चला रहे थे, नो LLDP रन कर रहे थे इंटरफेस के अंदर, इसमें LLDP हटाने की ज़रूरत नहीं है। ISP क्या करेगा, अपने एंड पे LLDP रिसीव की कमांड चला देगा। मतलब ISP तुम्हारे तो iOS के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, मगर अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा। वहाँ तो आपको CDP हटाना पड़ रहा था, यहाँ पे हटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप क्या कमांड चला सकते हैं? LLDP रिसीव। तो आप रिसीव तो करोगे इन्फॉर्मेशन, मगर ट्रांसमिट नहीं करोगे। समझ आया सर? अगर मैंने पहले LLDP रन चलाया तो भी नहीं पता चला ट्रांसफर और रिसीव। हाँ जी, उसके ट्रांसफर। बाद अगर मैं LLDP रिसीव चलाऊंगा तो वो ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड हो जाएगा इंटरफेस के अंदर। सर जी ठीक है। अब देखो, रिसीव और ट्रांसमिट। ट्रांसमिट तो खैर आप, अगर आप इंटरनल नेटवर्क में चलाना चाहते हो चलाओ। ठीक है जी, ट्रांस और रिसीव समझ में आ गया। उसके बाद ये अंडर द इंटरफेस कमांड है, LLDP होल्ड टाइम बाय डिफॉल्ट 120 होती है, इंक्रीज कर सकते हो आप। देखो इंक्रीज करने के लिए वहाँ तो 255 तक ही हो रहा था वेट, यहाँ पे कितना हो रहा है? कहना कि कोई बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होगी फालतू की। आप अपना टाइम बढ़ा लो 6500 तक, अपनी इस सेकंड तक रख लो लो टाइम। LLDP की इंफॉर्मेशन इतने टाइम तक रहेगी आपके डिवाइस के अंदर, ठीक है? इंटरनल नेटवर्क में आपको रिफ्रेश करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। LLDP टाइमर भी ऐसा ही होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। देखो वहाँ तो आप 255 तक ही कर सकते थे, यहाँ पे देखो टाइमर कितना कर दिया, तो आपका बैंडविड्थ कंज्यूम होगी नहीं होगी ना? तो दैट इज़ वाई LLDP इज़ मोर यूज्ड देन CDP। लेकिन हम सिस्को का कोर्स पढ़े तो हम डिस्करेज नहीं करेंगे, CDP ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? चल जी, क्लियर है? कितनी देर में जाएगी फिर तो? हाँ सर जी, इतना क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखो इसमें और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशंस हैं। आप यहाँ पे ये TLV सेलेक्ट की भी कमांड चला सकते हो। आप चूज कर सकते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन सामने वाले बंदे के पास भेजनी है या सामने वाले से विड्रॉ करनी है, ठीक है ना? अब मैं चाह रहा हूँ कि ये देखो ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो तो बिना पूछे लेके जा रहा था CDP,
है ना। आप चाहो तो LLDP में क्वेश्चन मार्क करके यही लेके जाओ बस, और कुछ नहीं भेजना मुझे, बस ये कमांड टाइप करते चले जाओ एक एक करके, ठीक है जी। वो तो बिना पूछे सारी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था, नेटिव विलेन ये सब। अब आप इसमें पिक एंड चूज कर सकते हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भेजनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी। हाँ, ये आप ग्लोबली भी कर सकते हो और पर इंटरफेस पे जाके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंटरफेस पे जाके कैसे करेंगे, इंटरफेस F1/0/10 LLDP TLB सेलेक्ट पावर मैनेजमेंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है जी। ग्लोबली करेंगे तो क्या डिफरेंस सब पे ग्लोबली मतलब सारे इंटरफेस पे, जितने भी इंटरफेस से सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ जी, तो अगर देखो एक तो इंटरफेस हम सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, हाँ जी। और इसको हटाने के लिए सबसे अच्छी कमांड क्या है, नो LLDP। तो चलाना और हटाना इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, राइट। बट अगर मेरी आप मानो, अगर आपका एनवायरनमेंट है नॉन सिस्को, देखो हमारे इंडिया में तो नॉन सिस्को एनवायरनमेंट ही होते हैं, राइट। तो बेटर है आप LLDP चला के रखो, और जो एज डिवाइस है उसे पे LLDP रिसीव चला के रखो। ISP भी चला के रखेगा, क्योंकि ISP के बारे में जोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप वहाँ पे बैठ के टोपोलॉजिकल डायग्राम थोड़ी बनाओगे कि ISP के इस इंटरफेस से मैं कनेक्टेड हूँ। टाइमर्स भी ग्लोबली होता है, इंटरफेस बेसिस पे होता है जी ये जो टाइमर्स हैं, टाइमर्स जी जी, हाँ इंटरफेस बेसिस पे हो जानी चाहिए, देखता हूँ। नहीं, ग्लोबली है ये, ग्लोबली है ये, हाँ ठीक है। तो LLDP इज 1000 टाइम बेटर देन योर CDP। एक तो ये बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं करते हैं, सिक्योर हैं, ठीक है। और इनमें हम लोग ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन भेजनी है और कौन सी नहीं भेजनी, राइट। CDP में ऐसा कोई काम नहीं, ठीक है सर। लेकिन पहले कौन सा आया होगा, CDP या LLDP? CDP। उसके बहुत बाद में IEEE को याद आया कि चलो यार इसको बहुत पैसा कमा रही है, इससे कुछ गरीब और भी कमा लेंगे। उन्होंने कहा चलो एक चीज़ इन्हें भी दे दो, ठीक है, समझ आया। तो गाइस दैट वाज LLDP और CDP। अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के है। अभी हम डिवाइस के अंदर गए नहीं, अभी हम बाहर हैं डिवाइस के अंदर जाएंगे अभी लेफ्ट से। ये तो हम बाहर की टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अभी एक बाहर की टेक्नोलॉजी और होती है, क्या, चलो बता देता हूँ। PoE सुना है ना, पावर ओवर ईथरनेट। एक होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। इसका मतलब क्या होता है, दिखाता हूँ, देखो है मेरे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये देखो, हमारा जो डिवाइस अभी नहीं चल पा रहा है वो भी PoE वाला ही है। एक स्विच है यहाँ पे जिसमें पावर नहीं आ रही है, तो उसकी पावर नहीं आ रही, उसकी वजह से एक और डिवाइस होता है आइस, वो हम मुझे ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो सब देखो यहाँ पे ऊपर कोई तार नहीं है बिजली का, वो PoE पे चल रहे हैं सारे, ठीक है। PoE बोले तो देखो, अगर आपके फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है, राइट। आपके PBX फ़ोन लगे हुए थे, कौन से PBX फ़ोन, पुराने वाले होते हैं ना, घंटी वाले, उनको डायल करो वो घंटी लगती थी। उसकी जगह आपने सोचा कि यार व्हाई नॉट आई पुट अप एन IP फ़ोन ओवर इट। मैं चाहता हूँ कि एक IP फ़ोन उसके जगह पे लग जाए। क्यों लगाऊंगा IP फ़ोन, बेटर है क्या, एक तो फ्री है, राइट। नंबर 2, उसमें आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो और कॉन्फ्रेंस भी चला सकते हो एट द सेम टाइम। HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी IP फ़ोन्स आते हैं आजकल, राइट। अब आपने लगा लिया IP फ़ोन, तो उसकी 2 रिक्वायरमेंट हो गई क्या, एक तो आपको इथरनेट केबल ड्रॉ करके लेके आनी पड़ेगी, है ना, और दूसरी हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। कैसे, आपको बिजली वाले को पकड़ के ला के आना पड़ेगा, कह रहे भाई सारी जगह ना बिजली का कनेक्शन कर दे। क्यों, क्योंकि IP फ़ोन को क्या चाहिए होती है, पावर। अब देखो यहाँ पे बाहर जाओगे तो आपको एक एक्सेस पॉइंट मिलेगा, राइट। एक्सेस पॉइंट को भी क्या चाहिए होती है सर, पावर चाहिए होती है। और आपके ये जो CCTV लगे हुए हैं, जैसे वहाँ लगा हुआ है पीछे, वो उसको भी क्या चाहिए होगी, पावर चाहिए होगी। तो देखो इससे पहले कि हम ये डिवाइस लगाएं, हमें वहाँ पे क्या चाहिए, बिजली,
अब बिजली वाला आएगा, वो एक तार खींचेगा, फिर उसके पैसे लेगा, फिर उसके बाद वो एक पॉइंट लगाएगा, उसके भी पैसे लेगा, राइट। उससे बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास? बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसा वायर लेके आओ जो स्विच से ही आपको पावर दे दे। भाई आपको स्विच से उसे जोड़ना तो है ही, वाई नॉट ड्रैग द पावर आउट ऑफ द स्विच ओनली। अब एक बात बताओ, इथरनेट केबल देखी है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉपर है ना, उसमें कितना % कॉपर होता है पता है? चलो ये होमवर्क है, आज ये पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम। 90% के आसपास उसमें कॉपर होता है, बाकी उसमें आयरन निकल वगैरह हम लोग डाल के रखते हैं, ठीक है ना। होता क्या है गाइस, एक बात बताओ, कॉपर कंडक्टर होता है, मेटल है ना। एक काम करना, कॉपर वायर लेना, एक तरफ से पकड़ना, एक एंड इसके अंदर डाल देना, क्या होगा? आई साइड ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलो चश्मे का मजाक नहीं उड़ाते, मैंने भी पहन रखा है, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर आपके पास ये वायर कॉपर का है, राइट, तो क्या ये पावर लेके जा सकता है? जा सकता है पावर लेके, है ना। तो अगर मैं स्विच के अंदर इससे पावर देना शुरू कर दूं उस पोर्ट से, तो क्या ये पावर ले जा सकता है? कॉपर है, अगर मैं स्विच के उस इंटरफेस पे देखो, कभी वो देखना RJ45, राइट, उसमें थोड़ा सा मेटल लगा होता है एज पे, है ना। तो आप जब प्रेस करते हो, पोर्ट लगाते हो ना अंदर, तो वो मेटल प्रेस होता है इधर और उधर मेटल प्रेस होता है आपके निक कार्ड के अंदर है ना, और वहां से आप पावर निकाल सकते हो क्योंकि कॉपर है। अगर मैं एक एंड पे पावर डालूंगा तो दूसरे एंड पे पावर आ जाएगी, करेक्ट। अब होगा क्या कि आपको स्विच ऐसा चाहिए होगा जो आपको पावर दे सके। तो जितने मैंने मॉडल कल लिखवाए थे, राइट, वो हमेशा 2 सीरीज में आते हैं, एक तो सादे वाले और दूसरा PoE एनेबल्ड। तो जैसे आपको खरीदना होगा ना, तो इसको आपके पास आप जाओगे कि सर मुझे 29 सीरीज का चाहिए, 35 सीरीज का चाहिए, 37 सीरीज का, तो वो आपसे पूछ लेगा PoE चाहिए या सादा वाला चाहिए। PoE एनेबल्ड के अलग पैसे, बिना PoE एनेबल्ड के अलग पैसे, ठीक है जी। अब PoE के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि UPS होना चाहिए। अब हमारा UPS खराब हो गया, देख लो, एक्सेस नहीं ले पा रहा मैं अपने डिवाइसेस का, उधार की रैक पे काम चल रहा है। क्या मैं एक्सेस ले पा रहा हूँ? नहीं। तो सारी डिपेंडेंसी उस स्विच के ऊपर आ गई। अगर वो स्विच खराब है तो क्या मुझे कोई एक्सेस मिल पाएगा? तो हम क्या करते हैं, एक UPS लगा के रखते हैं साथ में हमेशा। ये एडवाइजेबल है कि अगर आपका PoE एनेबल्ड स्विच है जो आपको पावर दे रहा है, वो आपका UPS बैक्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? UPS बैक्ड। अब आप तो सवाल करते नहीं हो, मैं ही कर लेता हूँ। बल्कि मुझे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर हमारी पावर भी जा रही है सेम केबल पे, है ना, और सेम केबल पे ही हम अपना डेटा भी भेज रहे हैं। पावर और डेटा दोनों एक ही केबल पे जा रहे हैं, तो क्या डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो क्वेश्चन समझ में आया या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? एक सिंगल तार है, उस पर डेटा भी जा रहा है, उसमें पावर भी जा रही है ना। तो वो दोनों चीजें कैसे कैरी कर पा रहा है इस एंड से इस एंड तक? नहीं, जो आपके डेटा लेके जाते हैं वही पावर लेके जाते हैं। देखो होता क्या है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग रहती है। पावर तुम्हारी काम करती है 220 वॉट्स पे, और तुम्हारा जो डेटा सिग्नल होता है वो होता है 5 वॉट पे, ठीक है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो वो कभी एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं पाते हैं। वो 120, 110, 120, 120 पे चल रही होती है, ये वाला बंदा +5 वोल्ट -0, +5 वोल्ट 0, +5 वोल्ट 0 पे चल रहा होता है। तो इन दोनों में कभी कोई डिफरेंस आता है लंबा चौड़ा, तो इसमें कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इनके अंदर PoE के अंदर, इसीलिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अब हुआ क्या था गाइस, दोनों सेम पेयर में ट्रैवल करते हैं। सेम पेयर में। अब तो जो नया स्टैंडर्ड आया है 2013 में, 13 या 14 में आया था, उसमें 8 की 8 वायर पे आप पावर ले जा सकते हो। हाँ, अब जो एनेबल्ड है, जो अब नया स्टैंडर्ड आया है PoE का, उसमें 8 to 8 वायर्स आप कैरी कर सकते हो पावर को, 8 केबल, पूरे 8 केबल के ऊपर, इसी फंडामेंटल के ऊपर। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है इसकी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी इसमें। एक तो आपको पावर केबल चाहिए होगी जो आपकी पावर कैरी करेगी, है ना।
एक पावर सोर्स चाहिए होगा। पावर सोर्स क्या हो जाएगा? स्विच। पावर दे कौन रहा है? स्विच ही तो दे रहा है ना। और एक पावर डिवाइस, 99% केसेस में ये आईपी फ़ोन होते थे। अब सिस्को थोड़ा सा और, IEEE थोड़ा सा और हिल गया है। वो कह रहा है 8 के 8 पे लेके जाओ पावर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन किसी का करंट लग के कोई मर जाएगा तो फिर देखी जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है IEEE कह रहा है मैंने नया स्टैंडर्ड निकाल दिया है, आप 8 की 8 वायर यूज़ कर सकते हो ट्रांसमिशन के लिए। इनके स्टैंडर्ड हैं 802AF, 802.3AF, 802.3AT। और स्टार्ट किसने किया था ये? ऑब्वियसली किसने? सिस्को ने सबसे पहले कहा, किसी इंजीनियर ने ऐसे करंट लग गया होगा उसके, उसने कहा करंट कहाँ से लगा, कहने लगा वायर्स वहाँ से आ रहा है स्विच से। उसने कहा जब मेरे करंट लग सकता है तो इसमें आईपी फोन में क्यों नहीं करंट जा सकता, राइट। तो उसने क्या करा, उसने सिस्को पावर इनलाइन कंसेप्ट निकाला और इसने +6 वॉट पावर दी, तब के आईपी फोन चल जाते थे इतने पर। ऑब्वियसली एकदम से जब लोगों को पता लगा कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बिजली वाला चाहिए ही नहीं है ना, बस एक केबल वाला चाहिए, एक स्विच में केबल डालो। अब आप खुद सोचो, अगर आप कस्टमर हो, आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट लगाई है, और कोई आके आपको सेल्स इंजीनियर आपको समझाता है कि सर देखो हमारा जो स्विच है वो इतना बढ़िया है कि आपको ये पावर की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से पावर आपके उसमें डाल देंगे। वो कहता है करके दिखाओ, आपने करके दिखाया, उस बंदे का दिमाग घूम गया। उसने कहा यार बिना बात बिजली वाले को पैसे दिए तो आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। सिस्को के स्विच का बूम आ गया था उस टाइम पे, जैसे ये टेक्नोलॉजी IEEE वाले ने कहा कि ये तो कोई कंपटीशन ही छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इमीडिएटली उन्होंने POE का कंसेप्ट निकाला। नहीं, IEEE वाले मार्केट कंपटीशन को रख के रखते हैं बराबर में, वो सारी चीज़ों का इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड निकालते हैं, उनको अलाउड होता है, ठीक है। और उनको फोर्सफुली जो IEEE स्टैंडर्ड होता है ना, अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो IEEE का स्टैंडर्ड आपको सपोर्ट कराना पड़ेगा। अपना करा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अपना चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन IEEE ने जो स्टैंडर्ड बनाया उसको आपको चलाना पड़ेगा। पेटेंट होता है ना, CDP कोई और नहीं चला सकता, पावर इनलाइन कोई और नहीं चला सकता, मगर IEEE ने बना क्या दिया? POE का पेटेंट थोड़ा ही है, किसका पेटेंट है? पावर इनलाइन का, ठीक है ना। अब सिस्को ने क्या करा, POE IEEE ने इतना अच्छा बनाया कि उन्होंने पावर इनलाइन बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो किस तरीके से उनके स्टैंडर्ड्स हैं और उनके किस तरीके से स्पेसिफिकेशंस हैं, ये देख लीजिए। तो गाइस देखो, सबसे पहले आया सिस्को पावर इनलाइन, उसके बाद आया IEEE 802.3AF। इसी को आप AF को आप बोलते हो POE, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था हर चीज़ का एक IEEE स्टैंडर्ड होता है, तो कोई POE नहीं बोलता है, IEEE 802.3AF बोलेगा। आपको समझना पड़ेगा ये पागल POE की बात कर रहा है, ठीक है जी, ठीक है। 45 वॉट के आसपास ना, तो क्या ये लैपटॉप चला देगा POE? तो मतलब क्या करना है, वहाँ से केबल निकालनी है, निक कार्ड में डालनी है, पावर आ गई, करना नहीं पता लैपटॉप फूक गया। ये तो मैं बता रहा हूँ ऐसे समझ आने के लिए, ठीक है। तो 802.3AT दैट इज नोन एज POE प्लस। और आजकल जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है वो 802.3AF अनेबल करके नहीं देते हैं, AT अनेबल करके देते हैं कि केबल जोड़ो 51 वॉट पावर ले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को 51 पोर्ट पे 48 पोर्ट हैं, हर किसी को 51 वॉट मिल गई। स्पेसिफिकेशंस हैं, स्विच की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ब्लू पेपर पढ़ना पड़ता है, वाइट पेपर पढ़ना पड़ता है डिवाइस की, हर डिवाइस की अलग स्पेसिफिकेशंस होती है। स्विच की ब्यूटी ये है कि आप किसी एक टेक्नोलॉजी को ऐसा नहीं पकड़ सकते कि ये सब में वही चल रहा होगा। यहाँ हर डिवाइस में एक डिवाइस के पढ़ गए, हर डिवाइस की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस पढ़नी पड़ती हैं। कोई डिवाइस 360 वॉट पावर दे रही होती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैपेबिलिटीज़, कोई डिवाइस आपको 600 वॉट ऑफ पावर दे देगी डिपेंडिंग अपॉन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज़ें डिफर कर जाती हैं बहुत ज़्यादा, समझ आया। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जनरल फिनोमिनास, ठीक है। बाकी ये आप डिवाइस के अंदर जाके आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मेरी डिवाइस के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन। तो जब आप डिवाइस खरीदने जाते हो, राइट, तो सिस्को आपको एक वाइट पेपर देता है कि सर ये स्पेसिफिकेशन है डिवाइस की, तो उसको फेंकना नहीं होता, उसे पढ़ना होता है, ठीक है। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी डिवाइस की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। वैसे होता क्या है कि डिवाइस निकाला हो, अरे फेंक इसे हटा, चलो कॉन्फ़िगर करते हैं,
तो वो फेंकने की चीज़ नहीं होती, वो पढ़ने की चीज़ होती है। अब गाइस देखो, ये 8 के 8 वायर इस्तेमाल करने को बोलने लगे हैं आजकल, बिकॉज HDIP फ़ोन्स आ गए हैं और बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ आने गई हैं उनके अंदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है कई बार, उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा वीडियो कॉलिंग चल गई, तो आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है। तो इसलिए उन्होंने नया स्टैंडर्ड निकाला PoE प्लस के लिए। सिस्को पावर इन लाइन, सिस्को ने अब बंद कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को भी अब PoE प्लस देती है, हर किसी को अनेबल करके देती है कि बस तार जोड़ो और चलाओ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें चेंज करना पड़ता है। हमें मान लो हमने एक इंटरफेस पे सादा वाला IP फ़ोन लगाया, अब हमने चेंज करके उसके ऊपर क्या लगा दिया, HD वाला IP फ़ोन, राइट। अब HD वालों को और बिना HD वाले को, बिना वीडियो कॉलिंग वाले को, IP फ़ोन को, तीनों को अलग अलग पावर चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, राइट। तो आप पावर अपने अकॉर्डिंग भी घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन कितनी बढ़ानी है कितनी घटानी है वो फिर मैं बता रहा हूँ, डिवाइस स्पेसिफिकेशन होता है कि तो कौन कितनी देगा कौन कितनी नहीं देगा, वो डिवाइस टू डिवाइस डिफर करती चली जाएगी। मेरे पास फ़िलहाल PoE वाली की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे है, ये मैं करके नहीं दिखा सकता डिवाइस पे, बिकॉज मैंने एक बार आग लगा दी थी डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखो, अगर मेरे पास पावर इनलाइन ऑटो सिस्को का डिवाइस है, राइट, तो पावर इनलाइन ऑटो करके एंटर मार देना, अपने आप डिवाइस नेगोशिएट कर लेता है कि किसे कितनी पावर चाहिए होती है। उसमें भी CDP चल रहा होता है, इधर भी CDP चल जाएगा। CDP नहीं चल रहा होगा तो LLDP चल रहा होगा। वो दोनों पावर रिक्वायरमेंट्स मैच कर लेती हैं एक दूसरे के अंदर कि उस बंदे को कितनी पावर चाहिए ऑन होने के लिए, राइट। तो कमांड क्या होगी, पावर इनलाइन ऑटो। तो अगर तुमने सादा वाला कॉन्फ़िगरेशन लगा रखा है IP फ़ोन का, उसे हटाया और HD वाला लगाया, तो वो दोनों आपस में नेगोशिएट कर लेंगे कि कितनी पावर चाहिए होगी इस कमांड के बाद, पावर इनलाइन ऑटो। और अगर आपको पता है कि उस डिवाइस को कितनी पावर चाहिए है, तो आप पावर इनलाइन ऑटो मैक्स करके डाल सकते हो। देखो यहाँ पे ये डिवाइस है, ये सिर्फ 15 वॉट ऑफ पावर दे रहा है एक इंटरफेस से। कितनी वॉट ऑफ पावर दे रहा है, मिली सेकेंड में। 1 मिली सेकेंड में 1 वॉट में 1000 मिली वॉट होते हैं, राइट। तो ये 15,000 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो ये 15,000 दिखाई दे रहा है जहाँ कर्सर है ना। तो ये 15 वॉट पावर दे सकता है। कितना वॉट पावर दे सकता है, 15। लेकिन अलग अलग डिवाइस अलग अलग मॉड्यूल को अलग अलग पावर दे सकते हैं, डिपेंड करेगा। आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क मारोगे, पावर इनलाइन ऑटो मैक्स, क्वेश्चन मार्क, देख लेना किसको कितनी पावर चाहिए। IP फ़ोन को पढ़ना उसे कितनी पावर चाहिए, या वॉइस वाला बता देगा उसे कितनी पावर चाहिए होती है, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग उसमें पावर डालना, तार जोड़ना, ऑन करो, IP फ़ोन चल जाएगा। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट रिड्यूस हो गई या नहीं हो गई। क्या तुम्हें बिजली वाले की ज़रूरत है, नहीं। क्या तुम्हें वो इक्विपमेंट जिसमें वो तार वार लगाते हैं, वो स्विच लगाने की ज़रूरत है, नहीं। आपके पास निक कार्ड है, निक कार्ड लगाओ अपने राउटर के अंदर या अपने IP फ़ोन के अंदर, ठीक है। उधर पावर डालो, तार तो आप खींचोगे ऑब्वियसली, आपका काम चल गया। दैट इज़ PoE कंसेप्ट, ठीक है सरकार, समझ आया ये। कमांड क्या होती है वेरिफिकेशन की, इसकी वेरिफिकेशन की कमांड होती है शो पावर इनलाइन। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी, ये कमांड यूनिवर्सल है, हर डिवाइस पे चलेगी। अगर आप कोई भी सिस्को का प्लेटफॉर्म खरीद के लाए और उसमें आपको PoE चेक करनी है कि इसके कितनी पावर दे सकते हैं, कितनी इसमें ऑलरेडी यूज़ हो रही है, तो एक कमांड है वेरिफिकेशन की, वो यूनिवर्सल कमांड है, शो पावर इनलाइन। ये हर प्लेटफॉर्म पे चलेगी। आपको क्या करना है, शो पावर इनलाइन गए, एंटर मारा, एंटर मारने के बाद देखो अवेलेबल पावर और रिमेनिंग पावर दिखा रहा है। अवेलेबल मतलब इतनी दे सकते हो, और रिमेनिंग मतलब इतनी रह गई देने के लिए, हो सकता है किसी को दे रहा हो ये पावर यहाँ से लगा के। समझ आया सर। तो ये वेरिफिकेशन की कमांड है। दोबारा बता रहा हूँ, अवेलेबल पावर जो है वो डिवाइस टू डिवाइस चेंज होती चली जाएगी, डिवाइस टू डिवाइस वेरी करती चली जाएगी। ब्रेक लेना है। अब हम बात करेंगे मैक एड्रेस टेबल की। मैक एड्रेस टेबल। अब मैक एड्रेस टेबल क्या होता है सर? मैक एड्रेस टेबल आपको कल बताया था, स्विच मेक्स इट फॉरवर्डिंग डिसीजन, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस टेबल। तो मैक एड्रेस टेबल भरने के लिए दो तरीके बताए थे, एक तो स्टैटिक और एक डायनेमिक। डायनेमिकली बोले तो वही अपना सोर्स वाला मेथड फ्लडिंग का यूज़ होगा। फ्लडिंग होगी 3 तरीके की, ठीक है, कौन सी? अननोन यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट फ्लडिंग, राइट।
उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली टेबल बना लेगा। एक होता है स्टैटिक वे। तो अब हम दोनों तरीके से वेरीफाई करेंगे कि क्या मैक एड्रेस टेबल बन रही है, उसका टाइम क्या है, किस तरीके से टाइम को चेंज कर सकते हैं, क्यों चेंज करेंगे, कहाँ से चेंज करेंगे, राइट। अब मैं सबसे पहले जाऊँगा स्विच के अंदर। स्विच के अंदर जाके सबसे पहले कमांड शो मैक डैश एड्रेस टेबल। तो देखो ये स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरीके से बता रहा है। स्टैटिक बोले तो सीपीयू लिखा आ रहा है कुछ स्टैटिक के आगे, राइट। ये आपके जो चिप वगैरह होती है ना, उसकी मैक एड्रेसेस हैं। जो आप चिप लगाते हो अपने मदरबोर्ड के अंदर, तो बहुत सारी चिप्स लगती हैं, तो उन सब के मैक एड्रेसेस ही हैं स्विच के अंदर, राइट। उसके बाद डायनेमिकली किस तरीके से लर्न किया होगा, क्या लर्न किया होगा, वो आपको पता है। डायनेमिक का मतलब कहीं से फ्लडिंग हुई होगी, इसके पास कहीं से मैक एड्रेस लर्न हुआ होगा, और फिर लर्न होने के बाद इसने एंट्री बना ली होगी। ये 300 सेकंड तक एंट्री रहेगी। हाँ, कुछ कह रहे तो बताइए। पर पोर्ट का भी एक मैक एड्रेस होता है, वो दिखाई देता है। पर पोर्ट बोले तो अरे इंटरफेस नहीं, जो लर्न कर रखा हो बस कोई, ठीक है। कोई दिक्कत होगा किसी को? नहीं। अब जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ मैक एड्रेस टेबल में उनको देखना है जो डायनेमिकली लर्न हुए हैं, मुझे स्टैटिकली नहीं देखनी है। तो मैं क्या लगाऊंगा, इस कीवर्ड के आगे एक डायनेमिक कीवर्ड ऐड कर दूंगा। तो ये जो डायनेमिकली लर्न हुए हैं सिर्फ वो दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सिर्फ स्टैटिक देखना है तो सिर्फ आप कौन सा देख सकते हो, स्टैटिक, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ एक कीवर्ड ऐड करना है, या तो स्टैटिक देखना है तो स्टैटिक ऐड कर दिया, और डायनेमिकली देखना है तो डायनेमिक वाले को ऐड कर दिया है। सीपीयू मतलब जो मदरबोर्ड के अंदर हाँ, जो चिप वगैरह लगी रहती हैं। बेस मैक कौन सा होता है? देखना पड़ेगा, शो वर्जन कमांड डाल के देख लेना। शो वर्जन किस कमांड देते हैं, शो वर्जन, ये है इसका बेस मैक एड्रेस। ठीक है, देखो भाइयों, अब उसके बाद शो मैक एड्रेस, ये तो मैक एड्रेस टेबल देखने की कमांड थी। एजिंग टाइम कितना दिखा रहा है, ठीक है, कितना दिखा रहा है ये 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स में कितना बोले तो 300 सेकेंड मतलब 5 मिनट। अब ये चेंज करोगे कब, जब आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन अप डाउन जा रहा होगा। अगर अप जा रहा होगा तो ऑब्वियसली आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग या ज़्यादा हो रही हो, है ना। तो फ्लडिंग को रिड्यूस करने के लिए एक बार मैक एड्रेस लर्न किया तो उसी को लर्न करके बैठ गए, करेक्ट। तो अब इसको चेंज करते हैं, मैक डैश एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। तो देखो कितना एजिंग टाइम 0 कर दूंगा तो क्या होगा बताओ। देखो ये मतलब आपका, देखो लिखा हुआ है एंटर 0 टू डिसेबल एजिंग, मतलब कभी एज नहीं होगा कुछ भी, ये स्टैटिकली की तरह ट्रीट करने लगेगा। कोई भी मैक एड्रेस फिर आपकी टेबल से बाहर, समझ आया, कोई भी मैक एड्रेस आपके टेबल से बाहर नहीं जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर हमने देखा कि हमारी जो मैक एड्रेस टेबल का एजिंग टाइम है वो कितना है, 300 सेकेंड। कमांड क्या है, एजिंग टाइम देखने के लिए, कल आपको याद होगा एक बार मैक एड्रेस लर्न करते हैं तो 300 सेकेंड तक मैक एड्रेस को अपनी टेबल में रख सकते हैं, करेक्ट। 300 सेकेंड तक अपनी टेबल में रखने का मतलब ये है कि आप उसको 5 मिनट के बाद फ्लश आउट कर दोगे। तो देखने की उसको कमांड क्या है, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, दैट इज द कमांड टू चेक द टाइमर्स ऑफ मैक एड्रेस। उसके बाद मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम की कमांड डाली, तो इसमें हमने चेंज करने के लिए कमांड डाली, राइट। इसमें 2 ऑप्शन मिले, या तो 0 डाल दो, तो जितने लर्न कर लिए एक बार वो रहेंगे जब तक ऑन रहेगा डिवाइस, ठीक है। उसके बाद अगर 0 डाल दिया और एंटर कर दिया तो एक बार लर्न किया फिर वर्क। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे 3 घंटे के लिए रखना है। कितने घंटे के लिए बताओ, कितने सेकेंड्स होते हैं 3 घंटे में? इतने हैं, 000, 00, ठीक है। देखो दोबारा बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम मतलब मैक एड्रेस एक बार लर्न होता है 300 सेकेंड तक टेबल में रहेगा। उस 300 सेकेंड को देखने के लिए कमांड क्या है, शो मैक एड्रेस टेबल
एजिंग टाइम चेंज करना है। मान लो सीप यूटिलाइजेशन हाई या लो जा रही है, आपको बताया किसी ने कि आपका डिवाइस फ्लडिंग ज़्यादा कर रहा है, तो आपको टाइमर चेंज करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वेरीफाई करोगे कि हाँ यार ये सच बोल रहा है, 300 सेकेंड ये हो सकता है फ्लडिंग हो रही हो। दूसरा प्रोसीजर क्या करोगे, कमांड में जाओगे, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम देखोगे, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम चेंज करने के लिए। 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो वो बोलेगा 0 डाल दो, 0 अगर डाल दोगे तो जो एक बार मैक एड्रेस लर्न कर लिया वो कभी आउट नहीं होगा जब तक डिवाइस ऑन रहेगा। उसके बाद अगर आपको कोई बोलता है कि चेंज करो, उसको 3 घंटे कर दो, 3 घंटे इज मोर देन इनफ, तो आप कमांड डालोगे मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कितना, सेकंड में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना। मेरे ये याद है तो मैंने डाल दी, ठीक है। ये 3 घंटे में इतने सेकंड होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने डाल तो दी, लेकिन क्या आप वेरीफाई करोगे डालने के बाद, ऑब्वियसली कमांड चलाओगे डू शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, सर जी कितना है अब ठीक है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई जाएगी फ्लडिंग की वजह से, तो हम उसको मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं लेकिन ये तो थी डायनेमिकली की खेलने के बाद, क्योंकि डायनेमिक में हमारा कोई हाथ तो है नहीं भाई, कहीं से कोई पैकेट आया, उसमें कोई सोर्स आई, स्विच ने पकड़ा, एंटर कर दिया एड्रेस के भाई ये इस इंटरफेस पे आ गया। तो डायनेमिकली को तो आप मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन स्टैटिकली को मैनेज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि एक इंटरफेस है F1/0/15, 15 पे मैं एक एड्रेस डाल दूँ 11111111 और ट्रैफिकर कभी भी इस मैक एड्रेस से तो आए तो वो ड्रॉप हो जाए समझ में आया। देखो पहले तो लर्न कराना सीख लेते हैं, फिर किसी से गुस्सा निकालना सीख लेंगे, ठीक है। अब देखो मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, क्योंकि आप मैन्युअली मैक एड्रेस डाल दो, मैक एड्रेस क्या है डाल दो 1111 किस इंटरफेस पे F1/0/15, सॉरी ये पहले VLAN पूछेगा, VLAN 1 में डाल के F1/0/15। अबे क्या मुसीबत है यार, नाराज हो जाता है ये। देखो मैंने बोला कि मैक एड्रेस टेबल तुम एक एंट्री मेंटेन करोगे स्टैटिकली, किस मैक एड्रेस की, इस मैक एड्रेस की ये मैक एड्रेस किस VLAN का पार्ट है, VLAN 1 का, कौन से इंटरफेस से आ रहा है, तो क्या कभी इसके लिए फ्लडिंग होगी, क्या इसके लिए कभी फ्लडिंग होगी, नहीं, क्योंकि ये स्टैटिकली आपकी टेबल में आ गया है, राइट। डू शो मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड से क्या होता है कि जो जो स्टैटिकली आपने मैप करें सिर्फ वही दिखाई देंगे, डायनेमिक वाले दिखाई नहीं देंगे। देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये है ना, समझ में आया सबको। अब आपके ऑफिस में एक सिनेरियो बना, आपसे कहा गया कि सर वो जो मैक एड्रेस है उस बंदे के लैपटॉप का वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, उस पर इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। आपको क्या करना है, आपका जॉब ये है कि ये बंदा किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। एक तरीका तो ये तार निकाल दो, है ना, पोर्ट शट डाउन कर दो। दूसरा तरीका क्या है, आप मैक एड्रेस टेबल के साथ खेल सकते हो। कैसे, आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पे इंटरफेस VLAN 1 डाला, आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, अरे यार, ओनली यूनिकास्ट एड्रेसेस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू बी एज ड्रॉप, तो यूनिकास्टली तो करा है पागल, ये क्वेश्चन दिया इन्होंने कि आप सिर्फ यूनिकास्ट एड्रेसेस को ही ड्रॉप में डाल सकते हो। तो एक कमांड आप देखो ये करके ये भी कर सकते हो, ठीक है जी। 111 नहीं लिया उसने, कह रहा है नहीं होगा ये कोई मैक एड्रेस, अब नहीं लिया वेल प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म है। वैसे अगर आप कहीं डालोगे तो हेक्साडेसिमल तो आता है ना, एक ही हेक्साडेसिमल तो लेना चाहिए भाई, हमारा मैक एड्रेस है 111, है ना। और अगर आपको नाराज़ हो रहे हो तो नाराज़ मत हो, यहाँ से जो इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा वो निकाल के डाल देना, ये ले लेगा, ठीक है जी। अब ये देखो ये ड्रॉप लिख दिया इसने यहाँ पे, ठीक है ना, ड्रॉप लिखा है ना, तो मतलब इस इंटरफेस पे
अगर मैं मैक एड्रेस टेबल में जाऊंगा तो देखो यहाँ पे अब इंटरफेस हटा के इसने क्या लिख दिया इसके लिए, तो इंटरफेस 15 से आने वाले ट्रैफिक के लिए जैसे ही कोई भी बंदा इसके तरफ मैक एड्रेस की तरफ भेजेगा, मेरे लिए एक्शन क्या लेना है, तो क्या इससे कोई कम्युनिकेट कर पाएगा? समझ में आया सर? सर अभी हमने इंटरफेस पे डाला है या फिर हमने जनरल डाला देखो है? पहले हमने इंटरफेस पे डाला था और फिर हमने इंटरफेस पे डालने के बाद उसे ड्रॉप पे डाल दिया। सॉरी तो पहले भी ड्रॉप था। अब वो पहले 111 वाला नहीं ले रहा ना, मैं क्या करूँ? एक और पे करके दिखाऊं? स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए ले रहा हूं तो। अरे रुक जाओ रुको रुको डी बी 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 डी बी 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 डॉट डी बी यार परेशान कर रहा है ये। रुको टोटल मैक एड्रेस इसको हटाना पड़ेगा, एक मिनट रुको पहले वाले से हटाया ले ले, ये एक पे ही का चल रहा है, मैक एड्रेस की दिक्कत मान रहा है। रुक जाओ कुछ और कर देता हूँ उसके साथ, यहाँ से उठा देता हूँ मैक एड्रेस। ये आप मत करना कि सीपीयू को डिनाई मत करना, ये तो बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं ले रहा यार, ये ए लेके ही चल रहा है इसे, ठीक है? वो डिवाइस टू डिवाइस दिक्कत करेगा, बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? जब आप मैक एड्रेस डालोगे तो वो ले लेगा। और बताओ ड्रॉप वाली कमांड है, इससे मैंने लैन पोर्ट चेंज कर दिया अपना, दूसरे लैन पोर्ट से एक्सेस ये कभी भी कोई भी मैक एड्रेस आएगा आपका ड्रॉप मतलब कर ये सेम मेरा मैक एड्रेस अगर मेरे स्विच पे आता है तो इसे ड्रॉप कर देगा, जी बिल्कुल, चाहे वो किसी भी लैन पोर्ट चाहे वो किसी भी लैन पोर्ट से आ रहा हो। तो ये पर्टिकुलर इंटरफेस पे नहीं दिया मैंने, डायरेक्ट बस आपको वीलैन लिखी है इसमें मैंने, में दिया मैंने, बस मैंने वीलैन में दे दिया इसमें जब भी लर्न होता है कि इस वीलैन में अगर ये मैक एड्रेस लर्न हो रहा है तो आपको एक्शन क्या लेना है? ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना है। यही भी चाहूँगा पर्टिकुलर एक इंटरफेस के लिए भी कर सकता हूँ कि इस इंटरफेस पे ये वाला मैक ना चले। हाँ जैसे आप ये भी इंटरफेस डाला मैंने ये वाला, अभी ये इस पर ड्रॉप नहीं ले रहा है, ये ड्रॉप ले लेता है यहाँ पे, तो फिर मैं आपको इसका एक्शन करके दिखा देता इसके ऊपर, ठीक है? इसको हटा दूंगा ना 15 को, तो फिर ये ले लेगा। देखो इसको इंटरफेस यहाँ से हटा देता हूँ, अब ये ड्रॉप पे भी उठाएगा इसको। देखो ये इसकी डिवाइस की दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं इसको 1 अब ले लेगा ये, अब भी ले रहा है, ठीक है? थोड़ा सा डिवाइस की दिक्कत है इसकी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? मैक एड्रेस में उठा रहेगा। तो गाइस देखो इस तरीके से आप किसी को स्टैटिकली लर्न करा सकते हो या किसी को भी स्टैटिकली अपना कम्युनिकेशन क्या कर सकते हो? ड्रॉप भी करा सकते हो। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये मैक एड्रेस टेबल हो गई। देखो मैक एड्रेस टेबल देखने की एक कमांड होती है, जनरली जो लोग थोड़े से लेट आए उनके लिए बता रहा हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल। यहाँ पे जब आप कमांड डालोगे तो ये आपको डायनेमिक और स्टैटिक दोनों दिखाएगी, ठीक है? अगर आपको स्पेसिफिकली डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे डायनेमिक कीवर्ड ऐड करा सकते हो, तो ये सिर्फ डायनेमिक दिखाएगा, और स्टैटिक देखना है तो सिर्फ स्टैटिक दिखाएगा। हम कीवर्ड डिफाइन करके अपना ट्रैफिक को डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप करा। कोई दिक्कत सर? ये थी मैक, अब वो कहीं के भी दिखा रहा हूँ। मैक एड्रेस लर्न करने के प्रोसीजर मैंने बता दिया कैसे लर्न होता है। डायनेमिकली लर्न होगा, स्टैटिकली लर्न होगा। अब वो कैसे लर्न कर रहा है, इससे कहाँ का है, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है? अब ऑब्वियसली देख, डायनेमिक में देख ले, इंटरफेस देख ले, 22 और 19 और 20 का दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली सामने वाले से कहीं कोई मैक एड्रेस आ रहा होगा, दिखा दिया इसने, ठीक है? और सर कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब गाइस देखो हमारे इंटरफेस होते हैं, राइट? इंटरफेस पे आपको एक टास्क दिया गया कि एक बंदा जो है वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, आपको एक टास्क दिया गया कि ये एक आपका स्विच है, राइट? ये एक यूज़र है और ये एक आपका सर्वर है, इस तरीके से है स्विच, ये सर्वर है और ये पीसी है। तो ये बंदा क्या करता है, ये बंदा कुछ फाइल डाउनलोड करता है यहाँ से, जो कि इसको अलाउड है, लेकिन उसी सर्वर से ये कुछ ऐसी फाइल्स भी डाउनलोड कर ले रहा है जो इसको अलाउड नहीं है। अब आपको ये पता करना है कि ये जो लड़का यहाँ बैठा हुआ है पीसी के ऊपर, या कोई भी बैठा हुआ है, वो क्या एक्शन कॉपी करा रहा है, क्या अपने इस इंटरफेस पे रिसीव कर रहा है और क्या ट्रांस कर रहा है। मतलब आपको ये पकड़ना है कि इस इंटरफेस पे क्या ट्रांसमिट हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है।
समझ आया? इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है स्विच पोर्ट एनालाइजर, स्पैन। है ना सर? देखो ये क्या करेगा स्पैन, ये इसका सारा ट्रैफिक उठा के एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे डाल देगा, मतलब स्टॉप नहीं करेगा, लेकिन जो इस बंदे के पास इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आएगा उसको रेप्लिकेट करके सामने वाले इंटरफेस पे भी भेजेगा, जो ये भेजेगा, जो ये डाउनलोड करेगा। ज़्यादातर हर कंपनीज में ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। आप जो भी चीज़ अपने इंटरफेस पे ट्रांस कर रहे होते हो या रिसीव कर रहे होते हो वो एक सर्वर के ऊपर जाके स्टोर होता रहता है। तो कभी भी आपको पकड़ना हो कंपनी वालों को, आपने कुछ भी XYZ करा, उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ सर्वर में जाना है और जो उसको सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने कर रखी होगी उसमें से आपके फाइल निकाल के आपको पकड़ लेना, बस। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि मैं मूवी डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ तुझे अपने लैपटॉप में, तो वो कोई बड़ा काम नहीं है तुम्हारे लिए पकड़ना, 2 मिनट में पकड़ लोगे। ठीक है, तो गाइज इसको हम लोग बोलते हैं, देखो अभी हम सिर्फ एक स्विच के अंदर बैठे हैं, हमारे ऑफिस गरीब है, एक स्विच है हमारे ऑफिस में, उसी स्विच पे बैठ के सामने वाले बंदे को पकड़ना है। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? स्पैन। अब मान लो कंपनी बड़ी हो गई, 2 स्विच हो गए, मतलब पकड़ने वाला बंदा बैठा है ग्राउंड फ्लोर पे, जिसको पकड़ना है वो बैठा है फर्स्ट फ्लोर पे, राइट? दोनों स्विच अलग अलग हैं, है ना? एक स्विच है जिस पे वो बंदा बैठा है जहाँ पे उसको पकड़ना है, और हम कहाँ बैठे हैं? नीचे, हमें उसको पकड़ना है। तो 2 स्विच हो गए, एक स्विच पे तो वो बैठा हुआ है, एक स्विच पे हम बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे उस कंडीशन में आप यूज़ करोगे आर स्पैन, रिमोट स्पैन। समझ गए सर? ओके सर। अब एक चीज़ और है इसके अंदर जो मैं शायद ही पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि उसके लिए डिवाइस चाहिए, वो डिवाइस है नहीं, आपके यहाँ चल जाएगा वो। ठीक है, आप बैठे हो दिल्ली में, पकड़ना है बंदे को कलकत्ता वाले को, समझ में आया? आप कहाँ बैठे हो? दिल्ली में, डेटा सेंटर के ऊपर फॉर एग्जांपल, बंदा कहाँ बैठा है? कोलकाता में। आपको क्या करना है? आपको वो मैच कराना है कि वो बंदा वहाँ बैठ के किस तरीके से क्या चीज़ ट्रांस कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, सारा डेटा कहाँ होना चाहिए? दिल्ली के अंदर, राइट? उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है ER स्पैन, एनकैप्सुलेटेड रेप्लिकेटेड स्पैन। एक तो विद इन स्विच हो गया स्पैन, एक 2 स्विचेस के बीच में हो गया आर स्पैन, और 2 डिफरेंट लोकेशन के अंदर हो गया तो ER स्पैन। मगर ये सिर्फ जो बड़े डिवाइस होते हैं ना, कोर डिवाइसेस जो मैंने लिखवाए थे, ये कोर डिवाइसेस पे चलता है बस ER स्पैन। इसमें आप क्या कर सकते हो? कोई बंदा वहाँ बैठा है आपके US की लोकेशन पे, कोई बंदा कहाँ बैठा है? इंडिया की लोकेशन पे, राइट? तो आप उसको कॉपी करा सकते हो। एनकैप्सुलेटेड स्पैन, आर शायद रेप्लिकेटेड के लिए होता है। बहुत लंबा प्रोसीजर है उसका, बात करेंगे किस दिन टाइम हुआ तो, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, बताऊंगा वो भी किस तरीके से करते हैं। इसके अंदर ना टनल्स बनती हैं, मतलब वो बंदा क्या करता है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये मान ली डिफरेंट लोकेशन है, राइट? हम ISP से कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, इसका सारा ना एक टनल बनाते हैं अपने बीच में और इसके बंदे के बीच में, है? नहीं, अलग टनल बनेगी उसमें, VPN काइंड ऑफ टनल मान लो। तो उसका सारा ट्रैफिक जो है वो एक टनल के अंदर डाल देंगे, इधर से ये बंदा वो टनल यूज़ करके एक सर्वर के ऊपर डायरेक्ट ट्रैफिक डाल देगा। इस तरीके से होता है ER स्पैन। ये जो टनल बनाती है एनकैप्सुलेटेड रेप्लिकेटेड, इसमें से कोर स्विचेस में बना सकती है और में नहीं बना सकते। तो इस तरीके से ER स्पैन काम करता है। रिमोट स्पैन में अभी बताता हूँ, पहले स्पैन की बात पढ़ लेते हैं। देखो गाइस, एक स्विच है, इसी स्विच के अंदर वो बंदा भी है जिसको पकड़ना है, सर्वर भी है और हम भी हैं। हम क्या करेंगे, हमें तो वायर शार्क पता है क्या होता है? हमने क्या करा, वायर शार्क ऑन करके रख दिया यहाँ पे, ठीक है? ये मान लो इंटरफेस F0/3 है, क्या कह रहे हो? नहीं, ये तो यूनिवर्सल है। ये हो गया, ये इधर आ गया, ये हो गया सर्वर, और ये हो गया PC, ये हो गया हमारा कैचिंग डिवाइस, ठीक है? कैचिंग डिवाइस मान लो इसे। एक बात याद रखना, हमें क्या करना है,
हमें इसको एज अ सोर्स बनाना है और इसको क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डेस्टिनेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, सोर्स के ऊपर जो भी ट्रांस होगा, जो भी रिसीव होगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसकी एक कॉपी कहाँ पे आएगी, इसकी। जो भी आपका कैचिंग डिवाइस जिस भी इंटरफेस से कनेक्ट करोगे, रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, जिस भी इंटरफेस पे कैचिंग डिवाइस लगाओगे उसका लाइन प्रोटोकॉल हमेशा डाउन रहेगा। उस डिवाइस का क्या रहेगा, लाइन प्रोटोकॉल डाउन रहेगा। वो सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यूज हो सकता है, उससे आप डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। रिपीट करूं या समझ में आ गया? आ गया। मतलब जो कैचिंग डिवाइस का ये वाला इंटरफेस होगा F0/3 स्विच का, इसका लाइन प्रोटोकॉल हमेशा डाउन रहेगा, तो आप यहाँ से ट्रांस नहीं कर सकते कुछ भी, आप रिसीव कर सकते हो जो भी आप चाहोगे, राइट। उसी तरीके से आप और भी डिवाइस, जैसे फिलहाल तो हमने एक सोर्स यहाँ पे लिया, आप एक पूरे VLAN का ट्रैफिक लेके जा सकते हो। तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे डिवाइस का, अब देखो VLAN में कितने बंदे हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक रूल है कि जो हमारे स्विच के ऊपर अगर हमें मॉनिटरिंग करनी है तो जो सबसे बड़ा इंटरफेस होगा उसी को मॉनिटरिंग इंटरफेस बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है हम सिर्फ 2 बंदों की मॉनिटरिंग कर रहे हो सकता है हम पूरे एक VLAN की ट्रैफिक मॉनिटरिंग कर रहे हो। समझ में आया? तो इसीलिए एक रूल है कि जितनी भी डिवाइस का सबसे बड़ा इंटरफेस होगा उसी को हम लोग कहाँ लगाएंगे, बिल्कुल सर, सबसे बड़ा इंटरफेस मतलब मान ले एक फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस हैं 10, 2 गीगाबिट के इंटरफेस हैं, तो गीगाबिट वाला यूज करोगे मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको काम कैसे कराते हैं ये देखो, इसमें क्या करते हैं, हम स्विच के अंदर जाएंगे, पहले हम सिंपल वाला स्पैन सीख रहे हैं जिसमें एक ही स्विच पे सारे काम होंगे, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मॉनिटर सेशन बनाएंगे। मॉनिटर सेशन, इसका एक नंबर दे दो 1। सोर्स इंटरफेस, जो भी मर्जी है इंटरफेस की, रैंडमली पिक करके डाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेना जो भी करना हो, ठीक है जी। सोर्स इंटरफेस ये रहा, और डेस्टिनेशन कहाँ बनानी है, ठीक है, डेस्टिनेशन इंटरफेस विल बी F1/0 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, ठीक है जी। 30 वाले इंटरफेस पे ऐसे ही रैंडमली डाल दिया इसको, ठीक है। अब शो मॉनिटर सेशन एंटर 1। सर देखो, आपको दिखाई दिया? देखो सबसे पहले इसने आपको यही बता दिया कौन सा सेशन बना रहे हैं, लोकल सेशन बनाया। उसके बाद उसने बताया कि आपका सोर्स पोर्ट कौन सा है जिसे आप कैच कर रहे हो, ठीक है, जो हाईलाइट में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका ट्रैफिक जा कहां पे रहा है, और एनकैप्सुलेशन नेटिव है। अब देखो इसमें थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं, ये बोथ क्यों लिखा आ रहा है, देखो बोथ लिखा आ रहा है ना, इसमें पढ़ो, बोथ लिखा आ रहा है, सोर्स के बाद बोथ क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि आपने जब यहां सोर्स डाला तो आपने बताया नहीं कि आपको ट्रांस कैच करना है या रिसीव कैच करना है, तो वो आपके लिए दोनों कैच करके दे रहा है। समझ में आया? या तो ट्रांस कैच करा लो या रिसीव कैच करा लो, अगर कुछ मेंशन नहीं करोगे तो वो ट्रांस रिसीव दोनों कैच करा के दे देगा। या अगर मूड खराब है तो बोथ खुद लिख लो, या मूड भी तो खराब हो सकता है ना। अब मूड और खराब हो सकता है। अभी तो देखो बाय डिफॉल्ट जब मैंने डेस्टिनेशन की कमांड डाली, तो मैंने जब डेस्टिनेशन की कमांड डाली तो क्या मैंने कुछ और डाला इसके साथ? नहीं। तो याद रखो अगर मैंने कुछ नहीं डाला डेस्टिनेशन के साथ तो ये सिर्फ बाय डिफॉल्ट लेयर 3 की इंफॉर्मेशन कैच करके देगा। किसकी? लेयर 3 की। अगर चाहते हो कि लेयर 2 भी ऐड हो जाए, कौन सा? लेयर 2 भी ऐड हो जाए, तो उसके लिए कमांड चलाओगे क्या? एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट। मतलब जब ये कीवर्ड ऐड करोगे एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट, तो इसका मतलब लेयर 2 प्लस लेयर 3 दोनों का ट्रैफिक मैच करके तुम्हारे मॉनिटरिंग डिवाइस के ऊपर भेज देगा। अब मॉनिटरिंग डिवाइस पे कोई एनालाइजर लगा लो, या अगर किसी बंदे को सर्वर लगाना है वो सर्वर लगा के एनालाइज कर सकता है कि वो बंदा क्या ट्रैफिक भेज रहा है, ठीक है। एनालाइज करने का काम हमारा नहीं होता, वो डेटा एनालाइजर्स होते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ पहुँचाना है वहाँ तक, सर्वर का काम हमारा थोड़ी होता है, सर्वर कैसे काम करेगा। देखो इस तरीके से है, सोर्स में बोथ डालोगे तो बाय डिफॉल्ट बोथ ही होता है वो,
अगर नहीं डालोगे तो ट्रांसरिसीव डालोगे तो ट्रांसरिसीव दिखाएगा, और अगर डेस्टिनेशन में खाली डाल दोगे तो डेस्टिनेशन में सिर्फ वो लेयर 3 का ट्रैफिक कैप्चर करेगा। इनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट डालोगे तो वो लेयर 2 प्लस लेयर 3 दोनों का ट्रैफिक मैच करके आपको दिखाएगा। क्लियर है? हाँ डेस्टिनेशन पे एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट डेस्टिनेशन पे आएगा। सोर्स में आप मेंशन करोगे कि कौन सा ट्रांस या रिसीव कौन सा ट्रैफिक चाहिए। क्लियर है? अब देखो मैंने सोर्स में इंटरफेस डाला है ना, आप क्या कर सकते हो सोर्स में आप इंटरफेस की जगह VLAN 10 डाल दो। अच्छा VLAN 10 बनी भी नहीं है अभी, अच्छा वो पहले वो डिफ़ॉल्ट से हो गई, चलो कोई बात नहीं, पहले वो बन गया। लेकिन अगर आप चाहो मॉनिटर सेशन 1 पहले से बन गया है तो इस वजह से ऐड नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर चाहो तो पूरे सोर्स का ट्रैफिक इस तरीके से जा सकता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो क्या, ठीक है? क्लियर है? अब गाइस देखो ये तो था आपका रिमोट, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर सकते हो, डू शो इंटरफेस f1/0/30। देखो यहाँ पे ये बेचारा गरीब आपको बता भी रहा है क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया? हाँ जी, इसे बोलते हैं स्पैन। क्या बोलते हैं? स्पैन। ये ऑटोमेटिकली डाउन होता है, इसे डाउन करना पड़ता है? नहीं, जैसे आप इसे बताओगे ना कि तुम जो हो वो डेस्टिनेशन हो किसी ट्रैफिक के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली लाइन प्रोटोकॉल डाउन करके लेके आ जाएगा। हाँ, इसको बस अब ये है कि तुम सिर्फ मॉनिटर करोगे, तुम कोई ट्रांसरिसीव नहीं करोगे। देख लेंगे, अभी तो कुछ कनेक्टेड नहीं है ना 30 से, अभी कैसे बताऊँ? सर क्लियर है? समझ में आया स्पैन? अब मानो आप के आपके पास 2 स्विच हैं, दो स्विचेस हैं, करेक्ट है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे एक बंदा है, हमें ये हमारा कैचिंग डिवाइस है और ये हमारा PC1 है। हमें पूरा PC1 का ट्रैफिक कहाँ पे चाहिए? कैचिंग डिवाइस पे। अब हम क्या एक ही स्विच के अंदर हैं? अब हम 2 स्विच के अंदर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे ये बंदा हो जाएगा सोर्स, करेक्ट? बाय डिफॉल्ट ये दोनों ट्रंक होते हैं, करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड, है ना? स्विच टू ट्रंक ही होता है। ट्रंक सारी VLAN का कैरी कर सकता है ट्रैफिक, है ना? ट्रंक सारी VLAN का कैरी करेगा। तो हम इसको सोर्स बनाएंगे और हम एक VLAN बनाएंगे, VLAN नंबर कोई भी 20, और इसको कहेंगे तुम हो रिमोट स्पैन की VLAN, SPAN, P रहेगा। इस VLAN को बताएंगे कि तुम्हारा काम क्या है, कि तुम यूटिलाइज होगी किस में? रिमोट स्पैन में। तो ये बंदा हो जाएगा सोर्स और इस बंदे को क्या कहेंगे? डेस्टिनेशन। यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो इस सोर्स को हम VLAN नंबर 20 बना लेंगे और इस बंदे को क्या बना लेंगे? और ट्रंक के थ्रू तो सारा VLAN का ट्रैफिक कैरी हो ही सकता है। छुट्टी, ये हो गया आपका क्या? रिमोट स्पैन। समझ आया? ये दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? देख, हमने एक VLAN बनाई, उस VLAN को कहा कि तुम्हारा काम क्या है? रिमोट स्पैन। वही सेम VLAN स्विच 2 पे भी बनाऊंगा, यहाँ पे भी बताऊंगा कि ये रिमोट स्पैन की VLAN है। दोनों तरफ सेम VLAN हो गई, बीच में हो गया ट्रंक। ट्रंक सारी VLAN का कैरी ट्रैफिक कर सकता है ना? अब ये क्या VLAN 20 का ट्रैफिक भी कैरी कर सकता है? ट्रंक कर सकता है ना? तो मैं क्या कहूँगा कि ये बंदा क्या हो जाएगा? सोर्स, और मेरा जो डेस्टिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी? VLAN नंबर 20। अब VLAN नंबर 20 क्या है? रिमोट स्पैन की VLAN, है ना? यहाँ से ट्रैफिक निकल के ट्रंक के थ्रू इधर आया, करेक्ट? यहाँ पे VLAN 20 को क्या बना लूंगा? सोर्स, और डेस्टिनेशन किसको बना लूंगा? इस वाले इंटरफेस को।
तो सारा ट्रैफिक घूम के कहाँ जाएगा, इस वाले बंदे के पास। अगर मुझे एक स्विच से दूसरे स्विच में जाना है तो मुझे रिमोट स्पैन वीलैन के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर विद इन द स्विच रहना है तो मुझे सिंपल स्पैन के थ्रू सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन कर दूंगा। कोई दिक्कत, दोबारा बताने की कोई ज़रूरत, कोई क्वेश्चन? ये कैचिंग डिवाइस किसी VLAN का मेंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या, जिस पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो आपके डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में बैठे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, हाँ। नहीं, तू एक तीसरा स्विच उधर लगा ले, फिर उधर ले जा ट्रैफिक को। हाँ, और क्या, सोर्स VLAN 20, डेस्टिनेशन VLAN 20, फिर सोर्स VLAN 20, फिर डेस्टिनेशन VLAN 20, उधर करते चलेगा। हाँ जी सर, सेम VLAN। और कैसे इंटर VLAN राउटिंग करानी पड़ेगी सर, वरना 20 इधर और 30 इधर, बात कैसे कराओगे? जब ही तो मैंने कहा ना 20 इधर बनेगी 20 उधर बनेगी, दोनों में डिफाइन होगा कि ये रिमोट स्पैन के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये जो स्विच अगर एक राउटर के थ्रू कनेक्ट हो तो राउटर कैसे लेके जाएगा सर? नहीं, तो ER स्पैन यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन ER स्पैन सर सादे वाले स्विच में नहीं काम, राउटर में काम नहीं करेगा ना, आपको कोर लेवल के स्विच लगाने पड़ेंगे, कोर स्विचेज लगाने पड़ेंगे। हाँ, नहीं, VLAN 20 किसी का मेंबर नहीं होगा। नहीं, VLAN 20 सिर्फ कैरी करेगा ट्रैफिक को एक स्विच से दूसरी स्विच, रिमोट VLAN की तरफ। देखो ना, जो सोर्स होगा वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा किसी और VLAN में। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अपना ट्रैफिक लगाएगा, बस ये ट्रांसमिट करने के लिए इस VLAN यूज करेगा। बस इधर से उधर ले जाने के लिए सिर्फ रिमोट स्पैन का VLAN का यूज़ होगा, बाकी इसका कोई यूटिलाइजेशन आपके डेटा ट्रांसफर वो अपने नेटिव VLAN से होगा। मैंने बोला ना, जितना भी सारा चीज़ें है वो अपने बाई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पे चलेंगी। ये बंदा स्पैन जो है वो आपके नेटिव ट्रैफिक को नहीं छेड़ता, वो जो आप क्वेरी कराने चाह रहे हो वो ट्रैफिक को ले जाके उधर दिखा देता है। बस आपका जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो बिल्कुल एज इट इज़ चलेगा। एक तरह से देखो पोर्ट जो रहता है सोर्स वो तक दो VLAN ट्रैफिक को लेके जा रहा है। मतलब ये बोल के आपका जो ट्रैफिक है वो दो तरीके से कॉपी हो रहा है, तो इसे बोलते हैं पोर्ट मिररिंग। क्या बोलते हैं इसे? पोर्ट मिररिंग। मतलब कोई ये नहीं कहता इंडस्ट्री में कि सर मेरा आर स्पैन चला दो, स्पैन चला दो, वो बोलते हैं सर पोर्ट मिररिंग चला दो। तो अगर कोई आपसे बोले ना पोर्ट मिररिंग तो घबराना नहीं है, वो कह रहा है स्पैन चलाना है या आर स्पैन चलाना है। ठीक है, तो आपका जो पोर्ट है वो एक तरीके से मिरर हो गया, आपका ट्रैफिक इधर भी जाएगा और तो जाना ही है, उसकी एक कॉपी और बनेगी और वो कहाँ जाएगी, स्पैन वाले बंदे के पास। ठीक है, अब देखो VLAN 20 और इसको बोलेंगे क्या, रिमोट स्पैन। ठीक है, डू शो VLAN ब्रीफ। देखो अब कहीं तो दिखाई देनी चाहिए थी यार, ये रिमोट स्पैन VLAN की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए इसमें। कौन से वर्जन पे चला रखी है ये? चलो आती है, वो अलग से दिखाई देगी कि ये रिमोट स्पैन की VLAN है। ठीक है ना, और जगह चला के देख लेता हूँ एक बार कुछ 3 में। VLAN नंबर 30 स्पैन शो नहीं आ रही। चलो पुराने आए हुए हैं, अलग से वैसे आती है जब आप शो VLAN ब्रीफ करोगे तो रिमोट स्पैन का अलग से एक कॉर्नर बन के आएगा आपके लिए। ठीक है, या एक और काम कर सकते हैं, शो रिमोट नहीं है इसमें। चलो छोड़ो, इसमें ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो गाइस, सबसे पहले तो हमने VLAN बनाई इधर और सेम VLAN बनेगी स्विच नंबर 2 पे। VLAN नंबर 20, इसको भी बताओगे क्या, रिमोट स्पैन। कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी रिमोट स्पैन की VLAN बना ली। अब हम क्या करेंगे, मॉनिटर सेशन 2, एक तो उसके लिए बना रखा था मॉनिटर सेशन, एक इसके लिए बना लेंगे। ठीक है, 2 सेशन हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। अब इसमें सोर्स क्या बनेगा, सोर्स इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस मान लो, F1/0/10 मान लो। चलो अब देखो यहाँ पे बोथ कराना है, RX कराना है, TX कराना है, तो देखो बोथ तो हम करा चुके। RX देख लें एक बार, है ना, RX लिख के देख लेते हैं इस पर। RX मतलब मैसिव रिसीव ट्रैफिक, जो ये बंदा रिसीव करेगा उसको मुझे क्या करना है, मॉनिटर करना है बस। उसके बाद डेस्टिनेशन में
VLAN नंबर रिमोट VLAN एनकैप्सुलेशन। चल जा चलो चलो उधर जाके करेंगे। तो देखो VLAN नंबर 20 का ट्रैफिक इधर निकाल दिया। यहाँ पे VLAN नंबर 20 आ गया आपका, ठीक है, रिमोट स्पैन VLAN। अब हम कहाँ जाएंगे, दूसरे वाले स्विच के ऊपर। अब हम स्विच 2 पे जाएंगे और स्विच 2 पे कमांड यही चलाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो मॉनिटर सेशन 2 सोर्स रिमोट VLAN कौन सी है 20 और डेस्टिनेशन कोई भी इंटरफेस जो आपके इंटरफेस पे वो बंदा कनेक्टेड होगा। डेस्टिनेशन इंटरफेस F1/10 ठीक है जी। लेयर 2 एज वेल एज लेयर 3 इंफॉर्मेशन दोनों चाहिए। तो देखो इधर से हमने क्या करा, हो गया ये। अब देखो यहाँ पे जो हमने सोर्स था वो इंटरफेस यहाँ पे लिया F1/0/10 है ना, उस पर कौन सा ट्रैफिक मॉनिटर कराया 20 का। उसके बाद सारा ट्रैफिक किस पे डाल दिया, रिमोट VLAN के। ये ट्रंक के थ्रू कहाँ जाएगा, उस वाले बंदे के पास। तो ये रिमोट VLAN 20 हो गए। रिमोट VLAN 20 से सारा ट्रैफिक कहाँ पे निकल के आया, इस वाले इंटरफेस पे। और ये इसमें एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट के साथ इसे डाल दिया ताकि लेयर 2 और लेयर 3 दोनों मॉनिटर करके चला जाएगा। समझ आया, पक्का रिपीट करूं। देखिए हमारे पास डायग्राम है कि हमारा जो बंदा है वो सेम पीसी में नहीं है ना, सेम स्विच के अंदर नहीं है वो। तो एक हमारा जो कैचिंग डिवाइस है वो स्विच 2 पे लगा हुआ है, एक जो डिवाइस है वो हमारा स्विच 1 पे लगा हुआ है, राइट। अब हमें क्या करना है कि स्विच 1 का ट्रैफिक जो है वो हमें यहाँ पे मॉनिटर करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक रिमोट स्पैन की VLAN बनाएंगे, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये सारा ट्रैफिक एक जगह मिरर करा लेती है अपने VLAN के ऊपर 20 पे। अब ये ट्रंक होगा बाय डिफॉल्ट स्विच टू स्विच कनेक्शन के बीच में। ट्रंक सारे VLAN का कैरी कर सकता है डेटा, तो रिमोट स्पैन का भी करेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा, मैंने कहा कि ये बंदा जो है ट्रैफिक के लिए क्या हो जाएगा, सोर्स। इसका सारा ट्रैफिक मिरर करके कहाँ पे भेजना है, रिमोट स्पैन VLAN 20 पे, राइट। 20 का ट्रैफिक इधर से निकल के इस वाले स्विच पे आएगा। ट्रंक है क्योंकि ट्रंक सारे ट्रैफिक को अलाउ करता है। ये बंदा इधर आके सोर्स हो जाएगा और ये बंदा क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन। और सारा ट्रैफिक इधर आप मॉनिटर कर सकते हो। उसी तरीके से हमने कमांड डाली है यहाँ पे कि सबसे पहले कमांड डाली कि ये बंदा सोर्स है तो मुझे इसका कौन सा ट्रैफिक रिसीव करना है, RX, क्योंकि अगर आप नहीं डालोगे तो वो बहुत ट्रैफिक आपको मॉनिटर करके देगा, करेक्ट। अगर आप उसके बाद हमने क्या डाला कि डेस्टिनेशन 2 पे रिमोट VLAN कौन सी डालेंगे 20। उसके बाद ये डेस्टिनेशन है, दूसरे स्विच पे गए, दूसरे स्विच पे वो बंदा क्या हो गया आपका सोर्स, क्योंकि वहां पे डेस्टिनेशन है, इधर आके क्या हो जाएगा वो सोर्स। और दूसरा वाला बंदा क्या हो जाएगा जो आपका 10 है वो क्या हो जाएगा डेस्टिनेशन। तो सारा ट्रैफिक 20 से निकल के कहाँ पे मिरर होगा 10 पे, 10 वाली इंटरफेस पे। और एनकैप्सुलेशन रेप्लिकेट का मतलब है लेयर 2 प्लस लेयर 3 दोनों मॉनिटर होंगे, ठीक है। समझ आया सर। सर ये जो सोर्स है ये कितने सेशन इससे एक बार एनेबल कर सकते हैं सर 64 सेशन एनेबल हो सकते हैं। 64 सेशन। हाँ डिपेंड करेगा, फिर बता रहा हूँ, डिपेंड करेगा मॉडल के ऊपर। इस वाले में 64 है। कोई सवाल, हाँ कॉमा करके चले जाओ। लेकिन आप कितने पोर्ट डाउन करोगे मॉनिटरिंग के लिए, एक पोर्ट बहुत होता है मॉनिटरिंग के लिए डाउन के लिए। हाँ एक ही पोर्ट रखते हैं। और बताइए कोई सवाल किसी का। ये कौन सा मॉडल है सर, 3750 iOS में 12.2। समझ आ गया पक्का, उधर पीछे समझ आ गए। ये होती है स्पैन और आर स्पैन, इसको हम पोर्ट मिररिंग भी बोल देते हैं। डू शो मॉनिटर, देखो टाइप कौन सा बता रहा है, पहले लोकल बता रहा था ना, उसके बाद सोर्स VLAN कौन सी है आर स्पैन की 20। अब देखो डू शो VLAN ब्रीफ करके, अब तो दिखाना चाहिए, अब नहीं दिखा रहा है, बेकार है ये स्विच। चलो खैर यहाँ तो दिखा ही रहा है। अगर नया वो होता ना iOS
तो यहाँ पे आपको ना अलग से एक कॉलम बना हुआ दिखाई देता कि रिमोट विलैन के लिए कौन सी यूज़ कर रहे हो आप, या आर स्पैन के लिए कौन सी यूज़ कर रहे हो, क्या कौन सोर्स है, क्या डेस्टिनेशन है, सब दिखाई देता है यहीं पे। सर ये इंग्रेस क्या है? कहाँ पे? इनके application की- वो अलग चीज़ है, वो छोड़ दो, ठीक है, वो अलग काम में आती है। और कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, ऊपर को निकल गया क्या? देखो सर, आज जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा CDP और LADP, उसके बाद हमने पढ़ा PoE, स्पैन पढ़ा और R स्पैन पढ़ा, PAN, और मैक एड्रेस टेबल देखी है ना। ये सारे टॉपिक पढ़े, ये सारे इंट्रोडक्शन में थे, अभी तक हम स्विच के अंदर नहीं गए। ये जो CDP ट्रैफिक है जो दो स्विच के बीच में अगर ट्रैवल करता है तो ये किस VLAN डिफॉल्ट का मेंबर होता है जब ट्रैफिक भी जाता है तो ट्रैफिक VLAN 1 के अंदर VLAN से हाँ। चेंज किया जा सकता है। हाँ, नेटिव VLAN चेंज कर दो। नेटिव VLAN जो भी होगी ये उसी का मेंबर हो जाएगा, उसी के लेके जाएगा। उसके बाद गाइस देखो, एक कंसेप्ट है इसमें छोटा सा, सर और जो रिमोट स्पैन था उसमें सोर्स नेटिव विलन में अगर ना हो, अगर डिफाइंड विलन में हो, उसके बाद हम रिमोट स्पैन अलग से उसमें और विलन यूज कर रहे हैं रिमोट स्पैन, तो फिर वो काम करता है। रिमोट स्पैन VLAN किसी भी VLAN का काम नहीं करेगी, ना तो वो नेटिव VLAN बनेगी, ना वो कोई और VLAN बनेगी, वो रिमोट स्पैन की VLAN है सेपरेट। लेकिन जैसे मैं आपको बोला था सोर्स विलन नेटिव विलन रहेगा, CDP की बात कर रहे हैं। नहीं इसके लिए स्पैन के लिए पहले मैं पूछा था, तो उस टाइम पे पहले जो सोर्स है अगर वो नेटिव विलन में रहेगा तब काम करेगा, अगर डिफाइंड विलन में रहेगा तब भी काम करेगा। देखो, एक टॉपिक है हमारे पास स्टैकिंग, बहुत सारे स्विच को इकट्ठा करके एक सिंगल स्विच बनाना, बहुत सारे स्विच को इकट्ठा कर कर एक सिंगल स्विच बनाना, उसको क्या बोलते हैं? स्टैकिंग। ये हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल 1 का लास्ट टॉपिक है, स्टैकिंग। कैस्केडिंग और स्टैकिंग दोनों सेम अलग अलग है, ठीक है। और लेयर टू ब्रॉडकास्ट और लेयर टू ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस बता सकते हैं? अभी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, जब VLAN के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो हमारा अगले हफ्ते का जो मॉड्यूल रहेगा, अगले हफ्ते हम मॉड्यूल पढ़ेंगे VLAN, ट्रंकिंग और VTP का। अगले हफ्ते इसको ख़त्म किया जाएगा। देखिए, कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, वैसे होगा नहीं, काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते में इसको ख़त्म कर लें, एक हफ्ते में। अच्छा, एक काम और करिएगा, 12 तारीख को ना इलेक्शन है ना, दिल्ली में हर जगह, है ना। 12 को इलेक्शन है ना, है ना, मई को, 12 मई को। उस दिन ट्रैफिक चलेगा, मेट्रो चलेगी, मेट्रो चलती है तो कल जाके वोट डालेंगे। है। वोट कैसे डालेंगे? देखो, अगर मेट्रो चलती है तो आ जाएंगे सब, है ना। तो पता करके आएंगे आप लोग, एक और टास्क है आपके लिए, ठीक है, कि उस दिन ट्रैफिक चलता है नहीं चलता है, ठीक है, ताकि फिर हम लोग ये डिस्कस कर लेना छुट्टी होगी नहीं होगी 12 तारीख को। बाकी कोशिश करेंगे कि 12-14 तक ये कोर्स फिनिश हो जाएगा आपका, हर वीक एक मॉड्यूल। तो अगले ये आप अटेंडेंस दे दो। अभिषेक सैनी, तो खत्म। अमन प्रताप, मोहम्मद फरहान,